किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए जल्दी 4 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स की सुबह की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज 6 बजे नहीं, आज 5 बजे की क्लास में आप सबका स्वागत कर रहे हैं। अपने सब साथियों के साथ जल्दी सेशन को शेयर करिए और उनको भी जगाइए कि उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, विद्याराम, हनुमान, अजय, पप्पूराम, सब साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गोविंद सिंह, पूजा जाखड़, सबको नमस्कार। अशोक सारण, हाँ जल्दी आ जाइए। अपने साथियों के भी साथ सेशन को शेयर करिए और उनको भी उठाइए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप भी तत्पर हो जाइए। और आज करंट अफेयर्स का ये सुबह का डोज आपके लिए लेकर आए हैं। सुभाष जी, सीताराम, विकी, निशा, अजय, राहुल, कुलदीप, कृति, आशा, राजू, निशा, विकास, इंद्राज, अजय, हंसराज, अजीत, सुभाष, गगनराम, अजय, सोनू, धर्मा, बलराम, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास की। आज मुख्यतः राजस्थान करंट अफेयर्स में आज तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है उस पूरे का एक तरीके से आपके सामने टेस्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सब पहले सवाल से ही तैयार रहिएगा, अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अंत में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके आज टोटल सवालों में से कितने सही क्वेश्चन आपके हो पाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आप जरूर बताइएगा। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले बात करेंगे हम कि आज के दिन यानी 4 तारीख जो है आपकी 4 अक्टूबर, उस 4 अक्टूबर को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको परीक्षा के लिहाज से जाननी चाहिए। 5 अक्टूबर के दिन ऐसी कितनी घटनाएं घटित हुई है जो हमारे लिए परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है 1977 की। 1977 को प्यारे दोस्तों आज ही के दिन क्या हुआ था वो सुन लो। आज ही के दिन प्यारे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आज ही के दिन क्या किया था, जो यूएन है ना वहाँ पर हिंदी में भाषण दिया। और ये यूएनओ में दिया गया हिंदी में पहला भाषण था। यूएन में क्या किया था इस दिन, हिंदी में प्रथम भाषण दिया था, ठीक है ना। हिंदी में यूएन में प्रथम भाषण दिया था। और उनका अगर ये भाषण आप सुनोगे प्यारे दोस्तों तो आपको वाकई में लगेगा हिंदी वो भाषा है जिसकी तुलना किसी दूसरी भाषा से की नहीं जा सकती। इतनी अच्छे तरीके से वो भाषण दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अगर आप उस भाषण को एक बार सुनोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी के वास्तव में जादूगर थे और शब्दों की जादूगरी किस प्रकार होती है ये अटल बिहारी वाजपेयी के उन शब्दों से जरूर आप लोगों को लगेगी। इसके बाद देखिए दूसरी घटना क्या थी। 1857 का दिन याद करना है। 1857 में आज ही के दिन क्या हुआ था जरा सुनिएगा। इस दिन श्यामा प्रसाद जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा उनका प्यारे दोस्तों जन्म हुआ था आज ही के दिन। श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनका नाम स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। वीर सावरकर को अपने इन कदमों पर चलने के लिए तैयार करने वाले और लंदन में जाकर भी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था तो ये याद रखना, मांडवी जो है ना प्यारे दोस्तों गुजरात में, मांडवी गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ देखिएगा इन्होंने कौन कौन से प्रयास किए। एक तो लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। ये परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है, पिछले 2-3 परीक्षा में लगातार ये सवाल आया, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। तो यहाँ लंदन में जाकर इंडिया हाउस की इन्होंने क्या की थी प्यारे दोस्तों, स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने 1905 में 2 बातें की। एक तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ना इस प्रकार का एक पत्र प्रकाशित किया, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इस प्रकार का क्या किया था इन्होंने, एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसके अलावा 1905 में इन्होंने क्या किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है ना, होम रूल
सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी। गया के जो पंडित हैं उनके प्रयासों से इंडियन होम रूल सोसाइटी की इन्होंने क्या की, स्थापना की। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अजमेर से भी, राजस्थान के अजमेर से भी इनका संबंध है। क्यों? क्योंकि अजमेर में रहते हुए इन्होंने अपनी वकालत का कार्य किया था और कुछ दिन ये अजमेर में रहे थे। अजमेर में इन्होंने क्या किया था प्यारे दोस्तों, वकालत का काम किया था और ब्रिटिश कोर्ट में ये वकालत का काम करते थे। अजमेर में उस समय ब्रिटिश कोर्ट हुआ करता था, उसमें क्या करते थे, ये वकालत का काम करते थे। 1993 से लेकर के 95 तक, 1893 से लेकर के 95 के बीच प्यारे दोस्तों ये उदयपुर के जो राजा है ना, उदयपुर के राजा, उनके यहाँ क्या कर चुके थे, ये काम भी कर चुके थे। तो 1893 से 95 तक उदयपुर के राजा के यहाँ काम भी किया और अजमेर में इन्होंने कुछ समय बिताया और ब्रिटिश जो कोर्ट हुआ था यहाँ वकालत का काम करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार करने में काम किया। मांडवी गुजरात में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो पत्र है इन्होंने प्रकाशित किया। अजमेर में कुछ समय रहे, ब्रिटिश कोर्ट में वकालत की। 1893 से 95 में उदयपुर के महाराजा के क्या रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर के जो राजा हैं उनके यहाँ साथ में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। दो बातें और बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। 2003 का वर्ष आया ना, उस 2003 से पहले इनका देहांत प्यारे दोस्तों बाहर ही हुआ था, ठीक है ना, हिंदुस्तान में इनका देहांत नहीं हुआ। तो 2003 में नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी, इनको सबसे ज्यादा प्रकाशित करने का या दुनिया के सामने लाने का काम इन्होंने किया। नरेंद्र मोदी 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इनकी और इनकी जो पत्नी है ना प्यारे दोस्तों, इन दोनों की अस्थियों को लाकर गुजरात में इन्होंने क्या करवाया था, पूरे विधि विधान से उनका क्रियाक्रम करवाया था। तो याद रखना 2003 में कहां से लाए थे, जनेवा से लाए थे प्यारे दोस्तों। जनेवा से लाकर इनकी जो अस्थियां हैं या जो अवशेष हैं, ठीक है, उनका अंतिम जो क्रियाक्रम है वो कहां किया गया, मांडवी गुजरात में किया गया 2003 में। इसके बाद 2010 का जब वर्ष आया तो नरेंद्र मोदी जी ने एक काम और किया। यहां पर एक भानुमति इनकी पत्नी का नाम था प्यारे दोस्तों, भानुमति इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने मांडवी में ही क्या किया प्यारे दोस्तों, एक क्रांति तीर्थ नाम की जगह स्थापित की। क्रांति तीर्थ, ये इनकी अस्थियों पर एक तीर्थ स्थापित किया जहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति के अस्थि अवशेषों को दफनाया गया था या उनका अंतिम क्रियाक्रम जहां किया गया था। वहां 2010 में नरेंद्र मोदी ने क्रांति तीर्थ नाम का एक तीर्थ बनाया और आज गुजरात जाने वाला प्रत्येक पर्यटक जो है वो इस क्रांति तीर्थ नाम की जगह पर जाता है। तो क्रांति तीर्थ जगह का जो संबंध है वो किससे है, श्यामजी कृष्ण वर्मा से है। वहां उनकी और उनकी पत्नी के जो अस्थि अवशेष थे उन पर एक स्मारक का निर्माण किया गया। किसने किया, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से किया गया। और जनेवा से इनकी अस्थियों को भारत लाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इनको प्रकाश में लाने का काम सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। इसके अलावा आज के दिन एक दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, एक मनाया जाता है आज के दिन विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। पशुओं के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है विश्व कल्याण दिवस। ये कब आता है, ये आता है प्यारे दोस्तों 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। सबको नमस्कार नमस्कार। चलिए देखिएगा जरा, विश्व पशु कल्याण दिवस आज है, सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पशुपालन वरदान है, वन प्राणी उपहार है, पशु को जो नर पालता है फैलाता उजियारा है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस है, पशुओं के प्रति सब व्यक्तियों का क्या रहे, प्रेम रहे, सबके प्रति स्नेह रहे, इस प्रकार की भावना विश्व स्तर पर रखने के लिए आज ही के दिन विश्व पशु कल्याण दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए अब देखिएगा इसके अलावा क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाने की शुरुआत 1931 से, कब से, 1931 से ईस्वी से परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में की गई थी। इटली का एक शहर है प्यारे दोस्तों फ्लोरेंस। उस फ्लोरेंस नाम की जगह कहाँ है, ये इटली में है। यहाँ पर 1931 में जो पर्यावरण शास्त्री है उन्होंने इसकी क्या की थी, घोषणा की थी, ठीक है।
ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने पशु कल्याण पर एक सार्वभौम घोषणा के नियम एवं निर्देशों के अधीन अनेक अभियानों की शुरुआत की है। नैतिकता की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा में पशुओं के दर्द और पीड़ा के संदर्भ में उन्हें संवेदनशील प्राणी के रूप में पहचान देने के बात कही है, और इसी को लेकर इन्होंने ये मूल उद्देश्य को लेकर ही इस दिन यानी कब 4 अक्टूबर के दिन विश्व कल्याण दिवस मनाने का क्या किया, फैसला किया। अब तैयार हो जाइए सब लोग, ठीक है। आप लोग के करंट अफेयर्स के सवालों का जो टेस्ट है, जो आप कहते हो कि हमारा टेस्ट नहीं लिया, उसकी शुरुआत हो चुकी है और पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। अंत में मुझे ये जरूर बताएं आप सब लोग कि आपके टोटल 50 या 52 क्वेश्चन के आसपास हम आपके सामने रखेंगे, आपके इनमें से कितने सही होते हैं इसका जवाब जरा दीजिएगा, ठीक है। जल्दी आपको इसीलिए उठाया गया है कि आपकी पढ़ाई निरंतर लगातार बनी रहे। सुबह 5 बजे से लेकर आप रात्रि तक अपनी पढ़ाई के घंटों को बढ़ाते जाएं और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको जीवन में दोबारा इस प्रकार तैयारी करने का सेम परीक्षा का मौका ना मिले, ठीक है। हाँ, जरूर सुबह 5 बजे ही प्रयास करेंगे रोजाना का। चलिए, पहला सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है, बोलिएगा जरा क्या है इसका सही जवाब। सवाल आपके सामने है, अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? अटल सुरंग जो है उसका उद्घाटन इनमें से किसने किया? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद ने। इनमें से किसने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? इनमें से आपको जवाब देना है, जरा बोलिएगा। ठीक है, एकदम सही जवाब आ रहा है प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुरंग का हाल ही में क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया है कल के दिन, ठीक है, यानी 3 अक्टूबर के दिन। 3 अक्टूबर के दिन नरेंद्र मोदी जी ने इसकी क्या कर दी है प्यारे दोस्तों, शुरुआत कर दी है। तो आपको इसका सही जवाब देना था, वो क्या हो गया आपका, नरेंद्र मोदी जी इसका सही जवाब है कि नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन कल के दिन 3 अक्टूबर के दिन किया था। और ये अटल सुरंग जो है वो काफी दिनों से बनकर तैयार हुई है। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जब जिंदा थे उस समय से वो लगातार प्रयास कर रहे थे इसके लिए। तो आपको सही जवाब देना था, जो आपका सही जवाब क्या है, नरेंद्र मोदी है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपका क्या है। अगला सवाल आपके सामने, उससे पहले कलराज मिश्र जी की फोटो आपके सामने है। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम आपको बताने हैं कि 2 इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी है। देखिएगा, एक पुस्तक आपके सामने भारत में उद्यमिता, कलराज मिश्र की ये पुस्तक है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हो, पहले भी मैंने इसके बारे में बातचीत की है, ठीक है। एक पुरस्कार अगला आपके सामने आया, महात्मा गांधी के नेशनल फाउंडेशन ने किस सांसद को गांधी पुरस्कार के लिए क्या किया है, चुना है, जरा जवाब दीजिएगा। जरा जवाब दीजिएगा। हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, गुलाब कोठारी, राहुल कसवा। इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सब लोग दे रहे हो। महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने, मैंने जवाब आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। आप लोग जो जवाब दे रहे हो वो गलत है। मैंने पूछा है यहां महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने किस सांसद को गांधी पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चुना है हाल ही में, ये जवाब देना है। आप जो गुलाब कोठारी बता रहे हो वो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है प्यारे दोस्तों। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। उसकी फोटो आपके साथ कल मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी। वो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। और पहली बात, गुलाब कोठारी जो है वो सांसद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये है प्यारे दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? गुलाब कोठारी को दिया गया है। और ये नॉर्वे की एक संस्था है वो देती है, गुलाब कोठारी को दिया गया है। और कौन देती है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार प्यारे दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, नॉर्वे की एक संस्था है वो देती है। लेकिन अब सवाल जो है वो ये वाला नहीं है। मैंने पूछा है आपसे किस सांसद को दिया जाता है, ठीक है, किस सांसद को गांधी पुरस्कार दिया गया हाल ही में। तो जरा जवाब दीजिएगा इनमें से। सांसद का नाम देखना, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये सांसद नहीं है।
सांसद 3 लोग हैं, हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, राहुल कसवां। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद आपको मालूम है। दिल्ली से सांसद है संजय सिंह। संजय सिंह दिल्ली से सांसद है, आम आदमी पार्टी यानी आप से इनका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इस आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, दिल्ली से हैं, इनका संबंध, उन्हों को हाल ही में क्या दिया गया है, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया, हाल ही में गांधी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। राहुल कसवां चूरू से सांसद हैं, ठीक है, हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं और ये दिल्ली से सांसद हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये होगा आपके सामने संजय सिंह। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा जरा, एक सेकेंड, आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी तो एक सेकेंड के लिए आप लोग रुकिएगा जरा, थोड़ा था जल्दी। चलिए, हाँ अब जवाब दीजिएगा, कुछ इश्यू आ गया था उसी वजह से आपकी स्क्रीन को ब्लैक करना पड़ा। आगे जल्दी जल्दी आ जाइए, अब लोग सब साथी जल्दी से आ जाइए। हाँ, आपका भी नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे। चलो सब आ जाइए जल्दी जल्दी। गुंजन, आपका नाम सबका ले लिया। हाँ चलो देखिएगा, तीसरा सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से क्या किया, सम्मानित किया। बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसको किया, किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइएगा। जगदीश पाटीदार को, सतीश चंद्र शर्मा को, हृदयेश्वर सिंह भाटी को, जोगिंदर सिंह बिश्नोई को। जरा जवाब दीजिएगा कौन सा इसमें सही जवाब होगा। हाँ, सबको आवाज आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या आवाज आ रही है सब लोगों को, बोलिए सब। हाँ, आ गए सब लोग, जरा जवाब दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। टाइम खराब नहीं हुआ है, अब आपको आनंद आने वाला है आगे की क्लास में। कुछ इश्यू की वजह से थोड़ी देर आपको बीच में रोकना पड़ा, ठीक है। हाँ, जरा अब जवाब सही आ रहे हैं, इसका मतलब आवाज आने लग गई। हृदयेश्वर सिंह भाटी इसका सही जवाब होगा। 22 जनवरी 2020 को रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति है, उन्होंने प्रदेश के हृदयेश्वर सिंह भाटी को बाल शक्ति पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया। बाल शक्ति जो अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा हृदयेश्वर सिंह भाटी। इस पूरे सवाल को मैं पहले पूरे विस्तार से पढ़ा चुका हूं, आज आपका टेस्ट है, उस टेस्ट के हिसाब से जवाब देने आपको जल्दी जल्दी। अगला सवाल देखिएगा। 23 से 27 जनवरी 2019 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बातारी फुलवारी जो है कि अंग्रेजी अनुवाद का क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये सारे सवाल वही पढ़ा रहा हूं जो राजस्थान करंट अफेयर्स के रिवीजन में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। आज उन सब का टेस्ट होने वाला है, तो जरा जवाब दीजिए। कुछ अलग भी सवाल आएंगे आपके सामने, ठीक है, तो बोलिएगा। 23 से 27 जनवरी 2019 को जो लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में आयोजित होता है डिगी पैलेस में, उस डिगी पैलेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ना प्यारे दोस्तों, उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था, लोकार्पण किया था, या उस पुस्तक का इनॉग्रेशन किसने किया था, अशोक गहलोत जी ने किया था। और वो पुस्तक कौन सी है, बातारी फुलवारी तो है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि ये बातारी फुलवारी जो पुस्तक है किसकी है, और इस समय इस पुस्तक के अंग्रेजी जो संस्करण है ना, उस अंग्रेजी संस्करण का इनॉग्रेशन किया। ये अंग्रेजी जो संस्करण है ये किसने दिया था, तो विशेष कोठारी जो है ना प्यारे दोस्तों, विशेष कोठारी, उस विशेष कोठारी ने इसका अंग्रेजी में क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया, विशेष कोठारी ने किया। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। विजय दान देथा, जिसे बिग्गी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक यानी बातारी फुलवारी का जो है वो पुस्तक की रचना की थी, या इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो विजय दान क्या है, देथा। अब जरा जवाब सुन लीजिएगा। लिटरेचर फेस्टिवल जो जयपुर में आयोजित होता है डिगी पैलेस में, वहां अंग्रेजी में इसके ट्रांसलेशन पर तैयार पुस्तक विशेष कोठारी ने इसको क्या किया था, तैयार किया था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने क्या किया प्यारे दोस्तों, इसका इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा इसी समय गुलाब कोठारी के द्वारा एक रचित पुस्तक है प्यारे दोस्तों, गुलाब कोठारी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है
विद इन लाइज हार्मनी, विद इन लाइज हार्मनी, लाइज हार्मनी। इस पुस्तक का भी क्या किया गया, इनॉग्रेशन इस समय किया गया। विद इन लाइज हार्मनी नामक पुस्तक किसकी है, गुलाब कोठारी की है। इस पुस्तक का भी इनॉग्रेशन इस समय किया गया। ठीक है, तो अगला एक बात और सुनिए, दैनिक भास्कर के जो प्रधान संपादक थे ना प्यारे दोस्तों, जिनका नाम था रमेश चंद्र, वो रमेश चंद्र अब स्वर्गीय हो चुके हैं, यानी उनका पिछले वर्ष देहांत हो गया। उनके जीवनी पर आधारित यानी उनके आत्मकथा नाम की एक पुस्तक द मैन हु क्रिएटेड द दैनिक भास्कर, ये दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक रहे हैं। तो इस पुस्तक का इनॉग्रेशन भी इस समय किया गया। द मैन हु क्रिएटेड द दैनिक भास्कर, ये रमेश चंद्र शर्मा की क्या है प्यारे दोस्तों, एक बायोग्राफी है। उसका इनॉग्रेशन भी किसने किया था, वो किया था प्यारे दोस्तों सीएम अशोक गहलोत जी ने। किस समय, डिगी पैलेस में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ 23 से 27 जनवरी, जिसे लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित होता है, डिगी पैलेस में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको बता दिया है। चलिए अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा जरा। 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया? जरा जवाब दीजिएगा सब साथी। इसका सही जवाब क्या होगा, 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी पुरस्कार से नवाजा गया? तो आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, नारी शक्ति पुरस्कार जिस महिला को मिला था ना, नारी शक्ति पुरस्कार 2019, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 का जिस महिला को दिया गया था और बहुत ज्यादा चर्चा में रही, विदेश तक इन्होंने भ्रमण किया, वहां कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए भी ये महिला पहुंची। उस महिला को जिसका संबंध बाड़मेर से है, उसे ये सम्मान दिया गया, बाड़मेर से है। ठीक है, तो इसका नाम बताइएगा जरा क्या होगा। हाँ, इसका सही जवाब है प्यारे दोस्तों रूमा देवी। जिन जिन साथियों के सही जवाब हैं वो अपने सही जवाब देखते जाएं। रूमा देवी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है जरा। यहां है 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित समारोह में राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कौन सा अवार्ड वर्ष 2016-17 हेतु क्या किया, प्रदान किया? 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित समारोह में राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कौन सा अवार्ड वर्ष 2016-17 हेतु प्रदान किया? कृषि कर्मण अवार्ड, उत्कृष्ट राजस्थान अवार्ड, प्रशंसा अवार्ड, उत्तम कृषि अवार्ड। तो बताइएगा जरा इसमें सही जवाब क्या होगा। एकदम सही जवाब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमूर में आयोजित समारोह में राजस्थान को कृषि कर्मण अवार्ड से क्या किया, नवाजा गया। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों कृषि कर्मण जो अवार्ड है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा फटाफट। 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम है ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में अभी फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो ये लगातार चर्चा में रहता है। इस वजह से आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब आता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। के अवसर पर प्रदेश के किस जिला कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया? ललित कुमार गुप्ता को, सिद्धार्थ महाजन को, नरेशस कुमार शर्मा को या इंद्रजीत सिंह को? इनमें से किसे बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया? आपको यह जवाब देना है, बोलिए जरा। हाँ फटाफट आप कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा इन सवालों के क्या हैं इसका सही जवाब। अशोक जी एकदम सही है, आप जो पूछ रहे हो उसके लिए बेस्ट है, सही ही नहीं, ठीक ही नहीं, बेस्ट कह रहा हूं मैं।
सिद्धार्थ नागर नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, ललित कुमार नहीं है, सिद्धार्थ महाजन नहीं है, नरेशस कुमार नहीं है। इसका सही जवाब है वो है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह जो हैं इनको बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? 25 जनवरी से पहले इन्होंने अपने क्षेत्र में निर्वाचन कार्य करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी प्रचार प्रसार करने के लिए, किसके लिए? अधिकतम मतदान करने के लिए प्रचार और प्रसार का कार्य किया। इस वजह से इनको क्या किया गया? बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा इंद्रजीत सिंह। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, यूनेस्को की प्रमुख आंद्रे अजोल ने 5 फरवरी 2020 को जयपुर शहर के किस विरासत को विश्व विरासत सूची में यानी हेरिटेज में शामिल करने का प्रमाण पत्र स्वयं ने अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में क्या किया? प्रदान किया। प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइए। ठीक है, हाँ एकदम सही रहेगी कमल जी, कोई सी भी ले लीजिए, सब बेस्ट है। ठीक है, बस बशर्ते पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जयपुर शहर का परकोटा, हवा महल, जंतर मंतर, आमेर। ठीक है, तो किस विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया और कौन है? यूनेस्को की प्रमुख जो है वो आंद्रे अजोल हैं। उन्होंने जयपुर में अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया। किसको लेकर, किस जगह को इसमें शामिल किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, जयपुर शहर का जो प्रकोटा है ना, उस प्रकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए अल्बर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इन्होंने ये सर्टिफिकेट क्या किया? प्रदान किया। जयपुर शहर का प्रकोटा एकदम सही जवाब है आप लोगों का। जंतर मंतर 2010 में शामिल कर लिया गया था। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने क्या है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को प्रदेश के किन 2 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 26 जनवरी पर एसएमएस स्टेडियम जो जयपुर में है वहां पर गणतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित उन्हें किया गया। ऐसे 2 पुलिसकर्मी कौन कौन हैं? एसआई हिंदू सिंह, हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह, एसआई दीपक कपूर, हेड कांस्टेबल धीरज गुर्जर, एएसआई कपिल शर्मा, हेड कांस्टेबल चेतन मीणा, एएसआई प्रतीक सैनी और हेड कांस्टेबल मुकेश जाट। इनमें से किसे प्रदान किया गया? एक एएसआई है और एक क्या हेड कांस्टेबल है। इनमें से कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो जरा जवाब बताइएगा क्या होगा इसका। 9वें सवाल का जवाब जो है वो आपका ए है। एकदम सही जवाब दे रहे हो। राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2 लोगों को सम्मानित किया गया और इन दोनों लोगों के नाम आपने जो बताए वो एकदम सही है। इसके अलावा सुनिएगा, टोटल 16 लोगों को तो इसमें पुलिस पदक प्रदान किए गए। उस समय कितने लोगों को? 16 लोगों को पुलिस पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा 62 लोगों को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित कितने और लोगों? पुलिस जो कर्मचारी है 62 और लोगों को भी क्या किया गया? प्रदान किया गया। और पुलिस जो पदक है वो कितने लोगों को? 16 लोगों को। इसके अलावा एएसआई हिंदू सिंह जो है उनको और उनके साथ हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह जो है ना प्यारे दोस्तों, इन दोनों को क्या किया गया था? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था गणतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर। यह सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने है। 21 जनवरी 2020 को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले वो अध्यक्ष कौन हैं जिनको इस पद पर 6 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया? और राजस्थान के ऐसा करने वाले पहले प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर चंद्रभान और डॉक्टर सीपी जोशी। 6 वर्ष का कार्यकाल जिसने पूरा किया कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते 2020 में, उस व्यक्ति का नाम बताना और खूब चर्चा में रहे, आपको यह मालूम है। 71 वर्ष के इतिहास में कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, ऐसा पहली बार हुआ है प्यारे दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा सचिन पायलट। सचिन पायलट जी ने 21 जनवरी 2020 को क्या किया? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 71 वर्ष के इसके इतिहास में अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पीसीसी के जो चीफ हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा है। ठीक है ना, क्या है? गोविंद सिंह डोटासरा। तो आप जरा जवाब दीजिएगा मुझे,
डोटासरा। ये गोविंद सिंह जी डोटासरा जो है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कौन से विधानसभा क्षेत्र से गोविंद सिंह जी डोटासरा का संबंध है? जरा जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब सचिन पायलट हैं। वर्तमान में पीसीसी के जो चीफ हैं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। आपको बताना है गोविंद सिंह डोटासरा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है। चलिए अगला सवाल देखें। इसमें है, राज्य के किन दो साहित्यकारों को वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसमें सही जवाब क्या होगा? उदयपुर से। उदयपुर से नहीं है प्यारे दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ से है। एकदम सही जवाब है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से गोविंद सिंह डोटासरा का संबंध है, उदयपुर से नहीं है। ठीक है ना। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के बाद में आप लोगों को मालूम है फतेहपुर से भी नहीं है। कई बार आप लोग इसका ध्यान नहीं रखते हो। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर अगर दोनों विधानसभा क्षेत्र आपको ऑप्शन में मिले तो याद रखना लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से इनका क्या है? संबंध है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। राज्य के किन दो साहित्यकारों को वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य, रामस्वरूप किसान, दशरथ महाजन, हरिचंद आचार्य, भागीरथ चौधरी, देवाराम आहूजा, रामकरण पाटीदार, हुकुमचंद सोलंकी। इसका सही जवाब क्या होगा? जरा जवाब दीजिएगा। दो कृति आपको याद होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जिसको राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया ये पुरस्कार। कौन सी भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा में। एक को प्यारे दोस्तों दिया गया हिंदी में। पहला मौका है जब किसी राजस्थानी को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपको जवाब देना है राजस्थानी जो है ये किसके लिए दिया गया और हिंदी है वो किसको प्रदान किया गया। तो याद रखना राजस्थानी के लिए तो रामस्वरूप जो किसान है ना, रामस्वरूप किसान, उनको तो राजस्थानी की इनकी एक कृति है जिसका नाम है बारीक बात। क्या है? बारीक बात है, उसके लिए प्रदान किया गया। और हिंदी के लिए प्यारे दोस्तों डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को प्रदान किया गया है। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए। इसका सही जवाब होगा ए, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को हिंदी की कृति के लिए। और हिंदी की जो इनकी पुस्तक है वो है छिलते हुए अपने। क्या है? छिलते हुए अपने। छिलते हुए अपने। इस कृति को हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बारीक बात के लिए, राजस्थानी कृति के लिए रामस्वरूप किसान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अंग्रेजी की जो कृति है ना प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी में ये शशि थरूर को प्रदान किया गया। शशि थरूर को प्रदान किया जा रहा है। और ये शशि थरूर है, इनकी एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखना राजस्थानी के जो रामस्वरूप जी है ना, इनका संबंध जो है प्यारे दोस्तों, इनका संबंध है परलिका, नाम आपने सुना होगा। परलिका नौर हनुमानगढ़ जो है ना, नौहर हनुमानगढ़, वहां से इनका क्या है? संबंध है। और नंद किशोर जो हैं इनका संबंध बीकानेर से है प्यारे दोस्तों। कहां से है? बीकानेर से इनका संबंध है, राजस्थान में। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अंग्रेजी और राजस्थानी दो वो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इस पुरस्कार से क्या किया गया? नवाजा गया। बाकी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है उनमें दिया जाता है, लेकिन दो भाषा ऐसी है, एक तो राजस्थानी और एक अंग्रेजी, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होते हुए भी इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। राजस्थानी कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को किस अवधि के लिए मान्य किया गया? आपको मालूम है कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 बनाई गई है राजस्थान में। इसको कब तक क्या किया गया है? मान्य किया गया है, यानी कब तक लागू रहेगी? खाद्य कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की एक नीति है, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। किस अवधि के लिए इसे मान्य किया गया है? इसका जवाब देना है, बोलो जरा। 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2024 तक और 31 मार्च 2025 तक। इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइएगा, बोलो। शशि थरूर।
4, हाँ 4 अक्टूबर है जी, 4 अक्टूबर की बातें अपन कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। 2024 एकदम सही जवाब है इसका। 31 मार्च 2024 तक ये क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी 2019 में। उस नीति को कब तक लागू रहने के बारे में बताया गया, तो 2019 से लेकर ये 2024 तक 31 मार्च तक क्या रहेगी, वैलिड रहेगी, यानी ये मान्य रहेगी इस तिथि तक, इस तिथि के बाद ये मान्य नहीं रहेगी। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, वर्ष 2020 के लिए घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में राजस्थान की किन हस्तियों को शामिल किया गया है, आपको ये जवाब देना है। पद्म पुरस्कार जो प्यारे दोस्तों घोषित किए गए, उन पद्म पुरस्कारों में किन को पद्म पुरस्कार राजस्थान की हस्तियों को प्रदान किए गए, वो आपको बताना है। आपको मालूम है पद्म पुरस्कारों में टोटल पुरस्कार जो है वो 141 दिए गए। उन 141 में से 7 आपको मालूम है पद्म कौन से पुरस्कार दिए गए, पद्म भूषण, पद्म श्री, और आपके साथ साथ 16 पुरस्कार कौन से दिए गए और 118 पुरस्कार कौन से दिए गए। तीनों कैटेगरी आपके सामने लिख दी है मैंने, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ठीक है, ये तीनों पुरस्कार लिख दिए गए। 118 पद्म श्री दिए गए, 16 पद्म भूषण दिए गए और 7 पद्म विभूषण पुरस्कारों से क्या किया गया, इस बार नागरिकों को नवाजा गया। तो इसमें सही जवाब आपको देना है कि राजस्थान की कौन सी हस्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके सामने मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिम्मताराम, सुंडाराम या उषा चोमर, इंदिरा पीपी बोरा, मदन सिंह, हिम्मताराम, सुंडाराम, उषा चोमर, भरत गोयंका, मदन सिंह, हिम्मताराम, नंद किशोर आचार्य, उषा चोमर, आशा देवी, मदन सिंह, नंद किशोर आचार्य और सुंडा राम या उषा चोमर। सही जवाब जरा क्या होगा, इसका सही जवाब है प्यारे दोस्तों ए, मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिम्मताराम, सुंडाराम और उषा चोमर जो है इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। मुन्ना मास्टर जो है ना प्यारे दोस्तों, इनका संबंध बगरू जयपुर से है। कहां से है, बगरू जयपुर से है इनका संबंध। और कृष्ण जो भक्त है ना, कृष्ण भक्त के या कृष्ण और राधा के जो गीत हैं, उन गीतों को गाने के लिए इनको मुन्ना मास्टर जी को क्या दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अनवर खान, अनवर खान का संबंध है वो जैसलमेर से है प्यारे दोस्तों। कहां से है, जैसलमेर से है। लोक गीतों को गाने के लिए, राजस्थानी जो लोक गीत हैं उनको गाने के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हिम्मताराम जो है ना प्यारे दोस्तों, ये सुखवासी नागौर से हैं। कहां से, सुखवासी नागौर से हैं और इनको पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए क्या दिया गया, ये पुरस्कार। इन्होंने 3 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया प्यारे दोस्तों। क्या लगाया, 3 लाख पौधे इन्होंने राजस्थान में लगाए, इसलिए इनको दिया गया। नागौर से इनका संबंध है। फिर है सुंडाराम, सुंडाराम जो है वो दातारामगढ़ सीकर से है प्यारे दोस्तों, सीकर से इनका संबंध है और कृषि क्षेत्र में अच्छी तकनीकों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। उषा चोमर जो है ना प्यारे दोस्तों, इनका संबंध अलवर जिले से है। उषा चोमर का संबंध कहां से है, अलवर जिले से है और मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उषा चोमर जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है, ठीक है। प्रदीप जी, आज की क्लास 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। कल लास्ट में मैंने क्लास के अंत में बताया था कि कल की क्लास 5 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर से, किस क्षेत्र में, कृष्ण भक्ति के लिए या गायों की रक्षा के लिए काम करने वाले, गौ रक्षा के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया। अनवर खान ये जैसलमेर से आते हैं, लोकगीतों के लिए जाने जाते हैं, राजस्थानी लोकगीतों के लिए। हिम्मताराम जो है वो कहां से आते हैं, नागौर से आते हैं प्यारे दोस्तों, 3 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। सुंडाराम जो है वो दातारामगढ़ सीकर से आते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। और उषा जो चोमर है उनको मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, मुन्ना मास्टर वाला एकदम ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, 20वीं पशुधन गणना जारी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 के आधार पर कुल पशुधन के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है। कौन सी रिपोर्ट है, अक्टूबर जो 2019 में आई, 20वीं पशुधन की गणना है। उस गणना के अनुसार, आपने पशुधन पूरा पढ़ा होगा, अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। संजय जी कोई बात नहीं, आगे से आप जल्दी आए और स्टार्टिंग की क्लास आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना।
हाँ, 20वीं पशुधन गणना जो जारी की गई है, उस पशु गणना के आधार पर कुल पशुधन के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बताइए जरा इसमें सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो नई ताजा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से राजस्थान का इसमें क्या है? दूसरा स्थान है। अब मुझे आप जवाब दीजिए, इस गणना में प्रथम स्थान किसका है? यानी प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का तो दूसरा स्थान है पशुधन के मामले में, तो दूसरा इसका ऑप्शन का सही जवाब तो होगा दूसरा। ठीक है, जो सब विद्यार्थियों के सही है, सब साथियों के एकदम सही है। लेकिन आप बताइए मुझे पहला स्थान किसका है इस 20वीं पशुधन गणना में? जवाब दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग पहले। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2018-19 की अवधि में प्रदेश में पशुधन में गिरावट दर्ज हुई है। उस 17 है ये प्यारे दोस्तों, 17 से 19 जो है ना, उस 17 से 19 की अवधि में प्रदेश में पशुधन में गिरावट दर्ज की गई है। वो गिरावट कितनी है? 2.66%, 1.66%, 0.66%, 3.66%। यूपी का पहला स्थान है, एकदम सही जवाब है आप लोगों का, या एमपी का है या यूपी का है। एमपी और यूपी आ रहे, उत्तर प्रदेश एकदम सही जवाब है प्यारे दोस्तों। चलो बताइएगा, अब अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, अब बोलिएगा, 20वीं पशुधन जो गणना है उसके अनुसार 2017-19 की अवधि में प्रदेश में पशुधन में गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट में कितनी गिरावट हुई है, यानी कितनी गिरावट 2017 से लेकर के और 2019 के बीच में इसमें दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों 1.66% की गिरावट क्या की गई है? हाल ही में दर्ज की गई है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी है, 1.66% की गिरावट क्या की गई है? इस पशु गणना में दर्ज की गई है। पिछली 2017 की बजाय इस बार 1.66 जो प्रतिशत है उसकी गिरावट दर्ज की गई है पशुधन में। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, 23 अक्टूबर 2019 को प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय मानसी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। वो राजस्थान की ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेत्रावास पंचायत सीकर की है, परवन पंचायत फागी जयपुर की है, हेलना पंचायत भरतपुर की है, या मंडावर पंचायत टोंक की है। पंचायतों के अभी चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कुछ चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। ठीक है, तो जितेंद्र जी यहाँ से एकदम सही है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप अपना नेटवर्क थोड़ा ठीक कीजिएगा, सही आ जाएगा। रवि जी एकदम सही जवाब है आपका। रामचंद्र जी आपका भी एकदम सही जवाब है। सब साथियों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं। आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। कमल जी आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब होगा नेत्रावास जो पंचायत है ना प्यारे दोस्तों सीकर की, उस नेत्रावास पंचायत सीकर को क्या किया गया है? राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। कब? 23 अक्टूबर 2019 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानसी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से इसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा नेत्रावास पंचायत जो सीकर की है, उस नेत्रावास पंचायत को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिएगा सवाल क्या है, जवाब दीजिएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण का प्रावधान है? 15%, 12%, 10%, 8%। मोदी जी ने कुछ काम किया और वो क्या क्या किया वो देख लो जरा। 101वां संविधान संशोधन मोदी जी ने करवाया। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में भी आपको सोचना है। फिर 103वां संविधान संशोधन है वो मोदी जी ने करवाया। उसके बाद आपको 105वां संविधान संशोधन है वो ध्यान रखना है। ये इतने संविधान संशोधन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से। 101वां संविधान संशोधन करवा के मोदी जी ने जीएसटी का प्रावधान करा दिया प्यारे दोस्तों। किसका? जीएसटी का। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन करवा के क्या करवाया? 103वां संविधान संशोधन करवा के सवर्णों को 10% आर्थिक रूप से आरक्षण प्रदान कर दिया मोदी जी ने। समझ गए? इसके अलावा उन्होंने 105वां संविधान संशोधन करवा के क्या नया काम किया? इसके लिए 105 और 104 भी मिल सकता है कई जगह आपको। तो 25 जून 2030 तक 25 जून 2030 तक क्या कर दिया प्यारे दोस्तों?
एससी और एससी कैटेगरी है ना, एससी और एसटी कैटेगरी, उनके लोगों का राजनीतिक रूप से एक तो लोकसभा में और एक विधानसभा में जो आरक्षण इनको मिलता है, विधानसभा और कहां, लोकसभा में, उस आरक्षण को 10 साल के लिए यानी 25 जनवरी 2030 तक उसके आरक्षण को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा 102वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से क्या किया गया, ओबीसी जो आयोग है उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। ये सारे काम मोदी जी ने कर दिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा 10% सवर्णों को आरक्षण। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, तो याद रखना 103वां संविधान संशोधन करवा के और ऐसा काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसको चुनौती दी गई थी लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी जो है उन दोनों का जो राजनीतिक आरक्षण अपन कह सकते हैं, यानी राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में मिलने वाला जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन के बारे में मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं की, इसका मतलब वो अपने आप ही स्वतः ही क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा 10% आरक्षण। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। प्रदेश में नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है। ये नवंबर में एक अधिसूचना जारी हुई 19 में, उस नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार नगर निकायों के जिनके कुछ चुनाव होने हैं, अभी आपको मालूम है चर्चा चल रही है और सरकार ये चाहती है कि ये चुनाव ना हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह रहा है प्यारे दोस्तों कि अभी चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पंचायतों के चुनाव करा सकते हो तो नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। आपको यह बताना है कि कुल संख्या कितनी है नगर निकायों की। 191 है, 193 है, 196 है, 198 है। कितनी संख्या है वर्तमान में नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार नगर निकायों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइएगा। 196 है या 198 है या 193 है या 191 है। अपना खुद का मूल्यांकन आप खुद करिए। क्लास के लास्ट में आप जरूर बताइएगा आपके सवाल कितने सही हुए। करंट अफेयर्स के 50 से 52 क्वेश्चन आज आपके सामने मैं रख रहा हूं और बेहतरीन सवाल है राजस्थान करंट अफेयर्स के ये सारे, ठीक है ना। तो इसका अच्छा सा आपके रिवीजन भी हो जाएगा, पीछे जितना पढ़ा है उसका। इसका एकदम सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों 196। 196 टोटल नगर निकाय हैं और ये नवंबर जो 2019 है उसमें 2019 में जारी अधिसूचना के हिसाब से वर्तमान में 196 क्या है अपने नगर निकाय हैं। उन नगर निकायों में कुछ के चुनाव हो चुके हैं, कुछ के चुनाव होने वाले हैं। तो 196 इसका क्या होगा प्यारे दोस्तों, सही जवाब होगा। देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है क्या है। राज्य सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए की गई नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है। राज्य सरकार में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए की गई नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण होगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व पर आरक्षण के लिए पात्र होंगे, यानी सरकारी नौकरी उनको प्रदान की जाएगी। आरक्षण का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे या ओलंपिक में जो खेलेंगे, सिर्फ उस प्रतियोगिता में अगर आप भाग लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर आरक्षण के लिए पात्र होंगे। तो इसमें से आपको बताना है सही जवाब क्या है, यानी सही कथन कौन सा है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और तीनों सही हैं और डी ऑप्शन में लिख देता हूं, वो नीचे चला गया है। इस डी ऑप्शन में है कोई भी सही नहीं है, यानी कोई सही नहीं है, इसका मतलब नन कर देते हैं अपन। जरा जवाब बताइएगा अब क्या सही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइएगा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण होगा क्या। इसके अलावा आप लोग एक ऑप्शन जो है ना वो डी वाला ये कर लीजिए, नन ऑफ की बजाय प्यारे दोस्तों यहां करिएगा। डी ऑप्शन जो है वो करिएगा 1 व 2, 1 व 2 सही है, ये ऑप्शन करिए इसमें। तो सही जवाब अब बताइए। पहले में सिर्फ 1 सही है, दूसरा 2 सही है, 1, 2 तीनों सही है या केवल 1 और 2 सही है। इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। रवि जी एकदम सही है। चलो प्यारे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए तीसरा सही नहीं है। तीसरा क्यों सही नहीं है, इसमें लिख रखा है पदक जीतने वाले जो है ना
वो आरक्षण के लिए पात्र होंगे। मैंने अभी बताया जीतने की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ क्या है आपको खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% जो आरक्षण दिया जाएगा ना, वो सिर्फ आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में क्या करो, प्रतिनिधित्व करो, उसके लिए ही आपको मिल जाएगा। यानी आप सिर्फ उस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हो ना, जीतना जरूरी नहीं है, भाग लेने पर ही आपको क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी के लिए योग्य मान लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो प्यारे दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, ये सही जवाब होगा। 1 और 2 जो है वही सही है, तीसरा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। वो ए भी नहीं है क्योंकि केवल 1 सही नहीं है, केवल 2 भी नहीं है, 1 2 तीनों भी सही नहीं है। सही जवाब इसका क्या होगा, वो होगा 1 और 2 सही है। समझ गए, 2 सही है, तीसरा जीतने की कोई बाध्यता नहीं है, आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हो, उसी से मात्र आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके कोई जानकार हो, खेल में रुचि रखते हो, उनको बताइएगा सरकारी नौकरी का सबसे अच्छा रास्ता जो है वो ये वाला है, जो खेल से आगे ले जाता है आप लोगों को, सबसे आसान रास्ता जिसको मैं मान सकता हूं। अक्टूबर 2019 में किन 2 विधानसभा सीटों पर क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे प्यारे दोस्तों। अक्टूबर 2019 का भी आ गया है सवाल, देख लीजिएगा। किन 2 विधानसभा सीटों पर क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे। तो एक राजगढ़, एक मंडावा, एक खींवसर और एक राजगढ़, एक पाटन और एक खींवसर, एक खींवसर और एक मंडावा। तो आप लोगों को मालूम है हनुमान बेनीवाल संसद में पहुंच गए, उनकी जगह एक सीट खाली हो गई और एक सीट और खाली हुई प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है उन दोनों जगहों के नाम क्या हैं और जिन दोनों जगहों पर ये चुनाव आयोजित हुए वो कौन सी जगह है। एक तो खींवसर की सीट खाली हुई प्यारे दोस्तों नागौर से, और एक सीट आप लोगों को मालूम है कहां से खाली हुई थी, वो हुई थी मंडावा से। ठीक है ना, खींवसर से, और एक सीट कहां से, मंडावा से खाली हुई। इसका मतलब सही जवाब होगा खींवसर और क्या है, मंडावा। खींवसर और मंडावा के वर्तमान में विधायक कौन है, जरा बताइएगा मुझे। खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई हैं और मंडावा से कौन विधायक हैं, इस समय आपको जवाब देना है। खींवसर और मंडावा के दोनों विधायकों के जरा नाम लिखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब प्यारे दोस्तों क्या होगा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। आपको बताना है वर्तमान में खींवसर से और मंडावा से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, हनुमान बेनीवाल कहां चले गए, संसद में मोदी जी के पास चले गए। अगला सवाल देखें, उससे पहले जरा जवाब दीजिएगा। मंडावा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक कौन है। नागौर से नारायण है, नारायण बेनीवाल, और मंडावा विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से विधायक कौन है। नागौर से पता चल गया है रीता चौधरी है, रीटा चौधरी एकदम सही जवाब है आपका। रीटा चौधरी जो है ना प्यारे दोस्तों, रीटा चौधरी ये कहां से है, मंडावा विधानसभा क्षेत्र से है। और नारायण बेनीवाल जो है वो कहां से है, खींवसर जो सीट है वहां से वर्तमान में क्या है, विधायक है। एकदम सही है। अब जरा जवाब दीजिएगा अगले सवाल का। हाल ही में लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। इनमें से कौन है जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य जीएसटी में 75% निवेश अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है, वो व्यक्ति इसमें शामिल है, या फिर राज्य जीएसटी में 75% का प्रावधान इस निवेश प्रोत्साहन नीति में किया गया है। थ्रस्ट सेक्टरों को 100% अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा इसके माध्यम से। फिर पर्यावरण संरक्षण तकनीकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी वाले निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है, आपको यह बताना है। तो प्यारे दोस्तों, निवेश प्रोत्साहन योजना का संबंध सामाजिक प्रोत्साहन से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जरा जवाब दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। सामाजिक सुरक्षा जो है इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। निवेश प्रोत्साहन में राज्य जीएसटी में 75% निवेश का अनुदान का प्रावधान रहेगा। थ्रस्ट सेक्टरों को 100% अनुदान क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। तृतीय जो सेक्टर हैं उनको 100% तक का अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जो है उसकी तकनीकी को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों तो आपके सही हैं, लेकिन ये चौथा ऑप्शन है उसका इस राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब वैसे शामिल नहीं है, उसके हिसाब से सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी वाले निवेश को प्रोत्साहन दिया है, ऐसा कोई प्रावधान जो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में नहीं है।
अगला सवाल बताइएगा जरा। अगला सवाल आपके सामने है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्न में से सही कथनों का क्या करना है, चयन करना है। कौन सी योजना? लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज जो है वो शामिल है और कौन सी नहीं है, उसके हिसाब से देखना है। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना, 10 करोड़ रुपए तक का ऋण ब्याज अनुदान आपको प्रदान करना, इसके अलावा 11 जिलों में रिको के माध्यम से नए पार्क बनाना, फिर है ऋण के सभी आकारों पर समान ब्याज दर होना। ये आपके सामने है। इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो केवल एक सही है, ए व बी दोनों सही है, ए बी सी सही है, सभी कथन सत्य हैं। पहला तो है कि जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है ना, इस योजना में रोजगार के नए उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये कथन एकदम सही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ संजय जी जरूर ऐसा ही होगा। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, 10 करोड़ रुपए तक की ऋण ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक का अगर आप ऋण लेते हो तो उस पर ब्याज में अनुदान आपको मिलेगा। 11 जो जिले हैं उनमें रिको के माध्यम से नए पार्क क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये बात आपकी डी वाली जो गलत है प्यारे दोस्तों, ऋण के सभी आकारों पर समान ब्याज दर नहीं होगी। आपको बता दिया कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तो ऋण में आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, ब्याज में आपको अनुदान मिल जाएगा, ऋण में अनुदान मिल जाएगा, लेकिन इससे कम होगा तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी ब्याज की दर जो है वो समान, आप अगर पैसा लेते हो तो उस पर समान दर नहीं लगेगी, अलग अलग कैटेगरी डिसाइड किए उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, इस पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जरा जवाब दीजिएगा। डी ऑप्शन आपका इसका गलत है, ए बी सी एकदम सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ना वो एकदम सही है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन सी क्या है आपका? ठीक है, एकदम सही है। रमेश जी ये क्लास 5 बजे स्टार्ट हुई थी। ए बी और सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। केवल ए बी सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। डी ऑप्शन यानी ऋण के सभी आकारों पर समान ब्याज दर नहीं लगेगी, अलग अलग दर का प्रावधान है। अलग अलग दर का क्या किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने आ रहा है। यह सवाल आपके सामने, आम आदमी बीमा योजना का संबंध है किससे है? आम आदमी कौन सी योजना है? बीमा योजना। इसका संबंध निम्न में से किससे है? बीपीएल महिलाओं को नगद भुगतान किया जाएगा, बीपीएल भूमिहीन श्रमिकों के लिए है ये योजना, खेतीहर मजदूरों के लिए है ये योजना, या बी व सी दोनों के लिए है? आम आदमी बीमा योजना जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है, जरा बताइएगा। आम आदमी से जो संबंधित है और आम आदमी बीमा योजना जिसका नाम है उसका संबंध इनमें से किससे है? बीपीएल की महिलाओं को नगद भुगतान किया जाएगा, यानी कि बीपीएल महिला शामिल है केवल, बीपीएल भूमिहीन श्रमिक शामिल है, खेतीहर मजदूर शामिल है, या बी व सी दोनों क्या है, शामिल है? तो आम आदमी बीमा योजना का संबंध जो है वो इनमें से किससे है? जरा मैं देखना चाह रहा हूं आपके सही जवाब क्या आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बी सी डी, बी सी डी सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, बीपीएल भूमिहीन जो श्रमिक है केवल उनके लिए है। आप बीपीएल महिलाओं को इसके साथ शामिल नहीं करें। भूमिहीन जिन श्रमिकों के पास भूमि नहीं है उनके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है आम आदमी बीमा योजना। ये बीमा योजना है एक तरीके की, उसमें बीपीएल के जो श्रमिक हैं और जिनके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है, उन भूमिहीन श्रमिकों के, और वो भी क्या होने चाहिए, बीपीएल कैटेगरी में होने चाहिए, उनके लिए क्या किया गया है प्यारे दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न का मिलान करना है आप लोगों को। स्वधारा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, रोशनी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपको इनमें से एक भी आएगा ना तो सारे सवाल आ जाएंगे आपको। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे आसान है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, देखो, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण करना है, रोजगार प्रशिक्षण महिलाओं को देना है, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका सही जवाब क्या होगा, जरा बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग मुझे दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी तीनों जिस क्रम में लिखे वही क्रम होगा, या चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला होगा, या चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला होगा, या तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, हाँ जी रामावतार जी, ये क्लास
5 बजे से चल रही है और जब तक आपके ये 52 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये क्लास चलेगी। ये टेस्ट है संडे के दिन आपका, जितना भी जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से लेकर राजस्थान करंट अफेयर जो आपको पढ़ाया गया है उसका टेस्ट है ये, ठीक है। और कुछ नए सवाल भी आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, सुकन्या जो योजना है उसमें बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, या फिर उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है, या उनको रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, या महिलाओं को क्या किया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। या फिर स्वधारा योजना जो है उसका संबंध किससे है, या रोशनी योजना जो है उसका संबंध किससे है, ये आपको सोचना है, ठीक है। 10 साल की जो बच्चियां होती है ना प्यारे दोस्तों, सुकन्या योजना में 10 साल की बच्ची जब तक हो उससे पहले क्या किया जाता है, प्रत्येक महीने 250 रुपए जमा करवाए जाते हैं और जब बच्ची 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेती है तो उसको उस पैसे का भुगतान किया जाता है। तो इसका मतलब यह है सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध पहले ऑप्शन से है। अब पहला 4 नंबर पर कहां कहां है वो देख लीजिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है, बच गए 2 ऑप्शन, उनमें से आपको जवाब बताना है कि चौथा होगा। इसका मतलब दोनों में चौथा, स्वधारा योजना जो है उसका संबंध किससे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से है। 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब बच गए कौन से, बीच वाले में, या तो स्वयं सिद्धा जो योजना है उसका संबंध आर्थिक सशक्तिकरण से है, और रोशनी योजना जो है उसका संबंध रोजगार प्रशिक्षण महिलाओं को प्रदान करना है। तो याद रखना, रोशनी योजना जो है ना प्यारे दोस्तों, ये रोजगार प्रशिक्षण है, और किन महिलाओं को, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनको रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी, रोशनी योजना। इसके बाद स्वयं सिद्धा योजना है जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। इसका मतलब आपका सही जवाब जो है वो दूसरा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, तीसरा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाएं जो हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलाया गया है, और स्वयं सिद्धा योजना महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा प्यारे दोस्तों। बीपीएल कैटेगरी में सारे शामिल होते हैं, जिसमें स्टेट बीपीएल भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीपीएल कैटेगरी के सारे उसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से बजट 2020-21 के कुछ सवाल आ रहे हैं। सूजस के सवाल भी बजट में हम लगातार बातचीत करेंगे, जो सूजस डाल रखी है आपके टेलीग्राम चैनल पर, उस सूजस से भी कुछ सवाल यहां नहीं उठाए गए हैं, लेकिन बजट के संबंध में बहुत अच्छी जानकारियां उसमें है, उसकी जानकारियां आगे अपन करेंगे डेली की क्लास में। आज आपको बजट के कुछ सवाल मिलेंगे। बजट 2020-21 का सर्वाधिक आवंटन किस मद पर किया गया है, इनमें से वो कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बजट में सबसे ज्यादा क्या किया गया, सबसे ज्यादा उसमें आवंटन किया गया, यानी पैसे का आवंटन सबसे ज्यादा किया गया, विद्युत में, कृषि में, यातायात में, या आर्थिक सेवाओं में। इसमें से वो कौन सा क्षेत्र ऐसा है राजस्थान का जिसमें बजट 2020-21 में सर्वाधिक क्या किया गया, आवंटन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। हाँ विजय कुमार जी, कल की क्लास में हमने बताया था कि आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास जो संडे को होगी वो 5 बजे होगी, तो आज क्लास ठीक 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। आर्थिक सेवाएं, चलिए आपके जो जो जवाब आते हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सेवाएं इसका सही जवाब नहीं होगा। इसके बाद कुछ लोग कृषि क्षेत्र दे रहे हैं, कृषि क्षेत्र भी इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइप बता रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, यातायात भी नहीं होगा, सही जवाब होगा विद्युत क्षेत्र। इस बार जो बजट 2020-21 का प्रस्तुत किया गया था अशोक गहलोत जी के द्वारा, उस बजट में सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र पर क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। सबसे ज्यादा खर्चा विद्युत क्षेत्र पर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों की हालात ऐसे हैं कि वहां लाइट आती ही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। आप सबके सवालों के जवाब एकदम सही आ रहे हैं। ए ऑप्शन जो आपका है विद्युत क्षेत्र वो एकदम क्या है, सही है। ए के अलावा सारे जवाब गलत है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, नवीनतम बजट घोषणा में बाल मजदूरी और प्रदेश में बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए के कोष का गठन किस नाम से किया गया है। मैं सवालों को बदल बदल कर रहा हूं। मैंने पहले जो सवाल आपको डेली क्लास में करवाए हैं
उनको दूसरे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया था और उन्हीं सवालों को अब आपके सामने दूसरे तरीके से क्या किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो जरा देखिएगा क्या सवाल है आपके सामने कि 100 करोड़ रुपए जो है उसके कोष का गठन किस नाम से किया गया है, इनमें से वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी बाल संरक्षण कोष, नेहरू बाल संरक्षण कोष, इंदिरा बाल संरक्षण कोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जरा बताइएगा। ठीक है, कल कितने बजे होगी क्लास? कल ठीक 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब जब तक कोई दिक्कत नहीं आती है तब तक आपका समय 5 बजे का रहेगा। आप जल्दी उठिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा, दिन भर आप कड़ी मेहनत करिए। इस वजह से ये समय 5 बजे का किया गया है। तो सब साथी 5 बजे तैयार रहें, हमेशा आपके लिए 5 बजे से ही पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? नेहरू बाल संरक्षण कोष का कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए से, 100 करोड़ रुपए से नेहरू जो है बाल संरक्षण कोष का क्या किया गया? गठन किया गया। किसकी घोषणा कहां हुई? नवीनतम जो बजट है उसमें इसकी क्या की गई? घोषणा की गई। बाल मजदूरी और प्रदेश में बच्चे जो तस्करी किए जा रहे हैं उन बच्चों को तस्करी को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष की क्या की गई है? राजस्थान में स्थापना करने की घोषणा की गई थी अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल सुनिएगा। आपके सामने अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों, वो है राजकीय विद्यालयों या राजकीय विद्यालय के सामने मैंने लिखा है यहां अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की घोषणा बजट में की गई थी और हाल ही में वो 70 2020-21 से शुरू भी हो चुके हैं। किस नाम से इन विद्यालयों को शुरू किया जाएगा या किया जा चुका है, आपको यह बताना है। बजट में घोषणा हुई थी 2020-21 में कि हम अंग्रेजी माध्यम के इस नाम से स्कूल चलाएंगे। वो स्कूल हाल ही में स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें एडमिशन भी हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से वो सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बोलो जरा बोलो। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंग्लिश मीडियम स्कूल है या चाचा नेहरू अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है? कौन सा सही जवाब होगा? आपको मालूम है बीजेपी की सरकार थी तब विवेकानंद जी के नाम पर, बीजेपी की सरकार में विवेकानंद जी के नाम पर स्कूल चलाए गए थे। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल इनका नाम रखा गया था। तो वर्तमान में अब नाम जो है वो कौन सी सरकार, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, उसने इन राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन ज्यादा है नहीं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो हैं वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से इन्होंने शुरू कर दिए हैं और वर्तमान में उनमें एडमिशन भी हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो 70 2020-21 से आरंभ हो चुके हैं। 2020-21 का ये जो 70 वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना, घरों से, उस 70 के लिए एडमिशन इन स्कूलों में हो चुके हैं। ठीक है, तो जरा सोचिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके लिए। अगला सवाल है वर्ष 2020-21 के अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया। कितना राजकोषीय घाटा 2020-21 के लिए बजट में अनुमानित किया गया था, आपको यह बताना है। इसके अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया था, तो आपको यह बताना कितना प्रतिशत घाटा अनुमानित किया गया था। राजकोषीय जो घाटा है, घाटे का मतलब है आय और व्यय के बीच में जो अंतर है, वो अंतर आप लोगों का क्या है, घाटा कहलाता है। ठीक है, रामावतार जी आपकी बात पर भी ध्यान देंगे, लेकिन 1-2 दिन तो ऐसा होने दीजिए, पहले प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये आप सबके लिए बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। अगर ये सफल रहता है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, अनुमानित किया गया 2.09, 3.79%, 2.9%, 1.78%। कितने प्रतिशत का ये आप लोगों का घाटा इस वर्ष के बजट में अनुमानित किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग जो जवाब दे रहे हो पहले वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे तो आप इसके जवाब नहीं दे पाओगे। इस सब की PDF जो है नवल जी, वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए, उसके बाद सुभाष सारण नाम से आप लोग सर्च करिए, वहाँ ऑफिशियल सुभाष सारण नाम से आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी प्रकार की PDF और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल आते हैं वो सब आर्टिकल, न्यूज़पेपर की खबरें, सब कुछ वहां आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों 2.99 जो प्रतिशत है ना, 2.99%। इतने प्रतिशत जो बजट घाटा है ना, बजट का घाटा या अनुमानित राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, वो राजकोषीय घाटा इस वर्ष क्या किया गया,
अनुमानित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 2.99%। अगला सवाल आपके सामने है, अगले सवाल के बारे में बताइएगा जरा क्या है। निम्न में से किस जिले के बजट 2020-21 के द्वारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा हुई? किस जिले में बजट में यह घोषणा की गई कि 2020-21 के बजट में यह घोषणा हुई है कि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा? इनमें से किस जगह किया जाएगा आपको यह बताना है, ठीक है। हाँ रबिता जी बोलिए क्या है। यादव जी बोलिए, रबिता यादव बोलिए। सांचौर जालोर, ओसिया जोधपुर, तारानगर चूरू और निवाई टोंक, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर क्या किया जाएगा, इस चाइल्ड सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। बोलो जरा रामोतार जी क्या नुकसान होगा बोलिए। हाँ इसका जवाब दीजिए। सांचौर जालोर जो है वहां होगा, या ओसिया जोधपुर में होगा, तारानगर चूरू में होगा, या निवाई टोंक में होगा? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब प्यारे दोस्तों आपको याद कर लेना, ओसिया जो जोधपुर में है, ठीक है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आप लोगों को मालूम है अपने मंदिरों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ओसिया जो जोधपुर का है, वहां जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, यह जाना जाता है। वहीं पर क्या किया जाएगा, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मदर एंड चाइल्ड क्या किया जाएगा, केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा कहां की गई थी, बजट 2020-21 में इसकी घोषणा हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा वो जोधपुर का जो ओसिया है वहां इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा सब साथी जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने है, वो है निम्न में से किस शहर में कैंसर जांच हेतु पीईटी सीटी स्कैन मशीन की घोषणा बजट 2020 में की गई? पीईटी सीटी स्कैन जो मशीन है वो किस शहर में लगाई जाएगी, इसकी घोषणा कैंसर जांच के लिए की जाएगी। कैंसर जांच के लिए एक राज्य कैंसर संस्था बनाने की घोषणा भी हो चुकी है। राज्य कैंसर संस्था, कैंसर हॉस्पिटल तो है आपको मालूम है, एक कैंसर संस्था भी बनाई जाएगी, इसकी भी घोषणा बजट में हो चुकी है, ठीक है। ये कैंसर संस्था कहां स्थापित है, कैंसर जांच सीईटी सीटी स्कैन मशीन की घोषणा कहां हुई, आपको यह जवाब देना है। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उपरोक्त सभी जगह कहां पर, किन किन जगह पर सीटी स्कैन मशीन लगाने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया बजट में? तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, वो होगा आपका उपरोक्त सभी सही होगा। जयपुर में भी लगाई जाएगी, जोधपुर में भी लगाई जाएगी और बीकानेर में भी लगाई जाएगी, यानी उपरोक्त सभी जगह पर बजट में यह घोषणा की गई। पीटी सीटी स्कैन जो मशीन है, उन मशीनों को हम बजट 2020-21 में घोषणा करके लगाएंगे। किन किन जगह पर, एक जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में। और जयपुर में क्या किया जा रहा है, राज्य कैंसर संस्था भी बनाई जा रही है, और कैंसर हॉस्पिटल भी कहां है, जयपुर में है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने आ रहा है। अगला इस सवाल को देखना है आपको और सही जवाब देना है। अगला सवाल आपके सामने क्या है वो देखो जरा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बजट 2020-21 में निम्न में से कितने नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? बजट में कितने नए मेडिकल कॉलेज, बजट जो है वो 2020-21 का है, इस 2020-21 के बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में या कहां कहां पर यह घोषणा हुई कि हम यहां मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उन जगहों के आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं, ठीक है। बोलो, 25 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 15 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 21 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, या 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? इसका सही जवाब क्या होगा, बजट में कितने नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई है? सब साथियों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं, ठीक है। एकदम सही जवाब है प्यारे दोस्तों, 15 नए मेडिकल कॉलेज क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। इसकी घोषणा बजट 2020 और 21 में की गई। बजट 2020-21 के अनुसार 15 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान में क्या किए जाएंगे, इस वर्ष खोले जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। नवीनतम बजट के अनुसार निम्न में से किस जिले में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किया गया है? किस जगह पर सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो आवंटित किया गया है, और ये बजट 2020-21 में क्या हुई प्यारे दोस्तों, घोषणा हुई। तो आपको बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार बताना है कहां किया जाएगा। जोधपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में, या
अजमेर और जोधपुर दोनों जगह होम्योपैथिक, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के अलावा बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जवाब देना है कि बजट में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो कहां खोले जाने की घोषणा बजट 2020-21 में की गई है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अजमेर में खोली जाएगी या जोधपुर में खोली जाएगी या झालावाड़ में खोली जाएगी या अजमेर या जोधपुर दोनों जगह खोली जाएगी, ठीक है। बोलो 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 फास्ट, चलो ठीक है। इसका सही जवाब होगा जोधपुर में भी और अजमेर में भी, यानी ए और बी दोनों जगह 2 होम्योपैथिक नए कॉलेज खोले जाने की क्या की गई है? 2020-21 के बजट में की जाइए। एक तो कहां खोला जाएगा? एक तो जोधपुर में खोला जाएगा और एक कहां खोला जाएगा? अजमेर में खोला जाएगा, ठीक है। अजमेर और जोधपुर में 2 क्या खोले जाएंगे प्यारे दोस्तों? नए आपके सामने होम्योपैथिक कॉलेजों की क्या हुई है? बजट में घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन बताना है कि 2020-21 के अनुसार इनमें से कौन सी घोषणा बजट में नहीं हुई? बजट में कृषि एवं संबंध सेवाओं को कुल बजट का 8.50% हिस्सा प्राप्त हुआ है। कृषि उपज संविदा खेती सेवा अधिनियम बनाया जाएगा। कृषि उपज एवं संविदा खेती सेवा नया अधिनियम बनाया जाएगा, यह बजट में घोषणा हुई। आगामी 4 वर्षों में 12 जिलों को खजूर की खेती के लिए क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। तो इसमें से आप लोगों को सही जवाब देना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऊपर लिख रखा असत्य कथन बताना है, कौन सा बताना है? इनमें से असत्य कथन बताना है, कौन सा होगा? तो ए व बी असत्य होगा, ए व सी असत्य होगा, या ए बी सी असत्य होगा, या इनमें से कोई असत्य नहीं होगा। यानी कोई असत्य नहीं है, इसका मतलब सभी सत्य है। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा, ठीक है। बोलो जरा बोलो, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये सारे सभी सत्य कथन है प्यारे दोस्तों। बजट में कृषि एवं संबंध सेवाओं को कुल बजट का 8.50% मिला कृषि संबंध सेवाओं के लिए। कृषि उपज संविदा खेती अधिनियम बनाए जाने की इसमें घोषणा की जाएगी और आगामी 4 वर्षों के अंतर्गत 12 जिलों में खजूर की खेती जो है वो किए जाने का क्या किया जा चुका है? एक मसौदा तैयार करने की घोषणा भी सरकार ने की है। तो इसका मतलब इनमें कोई भी असत्य नहीं है, सभी कथन इसके क्या हैं प्यारे दोस्तों? सत्य हैं। तो सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं, ठीक है। तो एकदम सही जवाब दीजिएगा जरा, क्या होगा इसका सही जवाब? अपने 33 सवाल पूरे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। अगले सवाल आपके सामने हैं। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहां पर की जाने की घोषणा? इंदिरा गांधी शोध संस्थान, महिला शोध संस्थान की घोषणा कहां पर किए जाने की घोषणा नवीनतम बजट 2020 फरवरी 2020 को जो पढ़ा गया उस बजट में इसकी घोषणा की गई अशोक गहलोत के द्वारा। रीपा जयपुर में, शिक्षा संकुल जयपुर में, राजस्थान तकनीकी संस्थान कोटा में, या IIT जोधपुर में? तो इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा, ठीक है। विजय जी 4 बजे, ठीक है ना। विजय जी आपके कमेंट पढ़ लिए हैं, एक ही कमेंट को बार बार मत करो, जवाब दे दिया है। चलो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान जो है, इस शोध संस्थान को हाल ही में स्थापित करने की बजट में घोषणा हुई। और कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये मानसरोवर रीपा जो है ना जयपुर में, वहां क्या किया जाएगा प्यारे दोस्तों? इसकी स्थापना की जाएगी। तो रीपा जयपुर जो है वो इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की क्या की गई है? शुरुआत की गई और इसकी स्थापना रीपा जयपुर में की जा रही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। 20 फरवरी 2020 को जारी किए गए नवीनतम बजट के अनुसार पालनहार छात्रावास जो हैं निम्न में से कहां पर निर्मित किए जाएंगे? प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर, प्रत्येक नगर परिषद पर। ये तो है संभाग मुख्यालय, ये जिला मुख्यालय, ये पंचायत मुख्यालय और ये प्रत्येक नगर परिषद जो स्तर है वहां पर। कौन से पालनहार जो छात्रावास है, उन पालनहार छात्रावासों की बजट में क्या की गई? 20 फरवरी को घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये कहां किए जाएंगे, कहां पर खोले जाएंगे, कहां पर इनका निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। बोलो सबके जवाब आ रहे हैं, देखता हूं सब सही दे रहे हैं या गलत जवाब भी दे रहा है कोई। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, प्रत्येक संभाग मुख्यालय जो है ना वहां पर क्या किए जाएंगे? पालनहार छात्रावास, पालनहार
हार छात्रावास क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। पालनहार छात्रावास जो है इनकी व्यवस्था इस समय बजट में ये घोषणा हुई है जो 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया। उस नवीनतम बजट के अनुसार पालनहार छात्रावास खोले जाएंगे, लेकिन कहां खोले जाएंगे, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए राजस्थान में संभाग कितने हैं, राजस्थान में क्या है, संभाग कितने हैं, तब तो पता चलेगा टोटल राजस्थान में कितने पालनहार छात्रावास खुलेंगे। इसकी घोषणा हुई है, सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कितने संभाग हैं जरा ये भी बता दीजिए, आपको अगर मालूम है तो, सबको मालूम होगा वैसे। और नवीनतम संभाग कौन सा है इसका भी जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है। नवीनतम संभाग कौन सा है और संभाग मुख्यालय इसका सही जवाब होगा। वहां पालनहार छात्रावास खोले जाएंगे। तो कितने पालनहार छात्रावास टोटल खुल जाएंगे, 7 एकदम सही जवाब है सबका, एकदम सही खटाखट जवाब आ गए आपके, ठीक है। और नवीनतम संभाग कौन सा है यह भी बता दीजिएगा सब में, अंतिम बना हुआ संभाग कौन सा है। बजट घोषणा 2020-21 में अल्पसंख्यकों से संबंधित इनमें से सत्य कथन कौन सा है, किन के लिए पूछा है, मोटे मोटे अक्षरों में कीवर्ड देख लो, अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। भरतपुर नवीनतम संभाग है, एकदम सही, ठीक है। जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में पहला ही देख लो, जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। एक एक सवाल में आप लोगों को 3-3, 4-4 सवाल मिल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट यानी अनुदान दिया जाएगा। 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों के भवन का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इनमें से केवल ए सही है, ए व बी सही है, केवल सी सही है, या सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो देखो बजट में जो घोषणा हुई अल्पसंख्यकों के अनुसार, उनमें अल्पसंख्यक बालक छात्रावास जो है ना वो जयपुर में बनाया जाएगा, ये एकदम सही है। जयपुर में क्या किया जाएगा, बालकों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। राजस्थान जो वक्फ बोर्ड है ना, उस वक्फ बोर्ड को क्या किया जाएगा, 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा, ये भी एकदम सही है। फिर 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों के नए जो भवन हैं उन भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब इसके सभी कथन प्यारे दोस्तों क्या हैं, सत्य हैं। बजट में ये घोषणा हुई, इसके सभी कथन आपके लिए क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। तो सभी कथन क्या होंगे, इसके सही होंगे जो मैंने बताए हैं। अगला सवाल देखिए आपके लिए क्या है, नवीनतम बजट के अनुसार अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए 41 करोड़ 60 लाख रुपए का आवंटन कर निम्न में से कहां पर निर्माण किया जाएगा। देखिएगा अगर आपने पिछले वाला सवाल ध्यान से सुना है तो आधा सवाल वहां आ गया और आधा सवाल यहां आ गया। इन दोनों को मिलाकर आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये जानकारी आपके पास पूरी आ जाएगी। तो देखिएगा 41 करोड़ रुपए और 60 लाख, 41 करोड़ 60 लाख रुपए टोटल लगेंगे। बालिका और बालक छात्रावास बनकर तैयार होंगे। बालक और बालिका आवासीय विद्यालय है, वहां छात्रावास था, ध्यान करना, ठीक है। कहां पर तैयार होंगे, मसूदा अजमेर में, कामा भरतपुर में, बस्सी जयपुर में, या ए व बी दोनों जगह। तो इसका सवाल का जवाब आपको देना है कि कहां कहां पर। एक तो बालकों के लिए, एक तो बालक आवासीय विद्यालय की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ छात्रावास की बात की थी। एक बालिका के लिए, और कौन से समाज के लिए, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके लिए एक बालक और एक बालिका के 2 नए आवासीय विद्यालय बनेंगे। इन दोनों के लिए क्या बनेंगे, आवासीय विद्यालय बनने जा रहे हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवासीय विद्यालयों की सरकार ने बजट में क्या किया है, घोषणा की है। इन पर जितना पैसा लगेगा वो होगा टोटल 41 करोड़ 60 लाख रुपए। कहां बनकर तैयार होंगे, तो इसका सही जवाब जो होगा प्यारे दोस्तों वो होगा ए व बी दोनों सही हैं। क्यों, क्योंकि एक तो बनेगा मसूदा अजमेर में और एक बनेगा कामा भरतपुर में। तो इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों क्या हैं, सही हैं। 2 आवासीय विद्यालय, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए, मसूदा अजमेर में बनेगा एक, तो एक कामा कहां बनेगा, भरतपुर में। ए व बी दोनों कथन सत्य हैं, यानी ए व बी दोनों आपके क्या हैं, सही जवाब हैं। विजय चौधरी जी एक ही कमेंट को बार बार मत करिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा, जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए निम्न में से किस जिले में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है। और कौन सा केंद्र, कौशल विकास केंद्र जो है उसकी घोषणा बजट में की गई है, ठीक है। आपको मालूम है कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां स्थित है, यानी कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थित है, यह सवाल मैंने कई बार करा दिया। और पीछे 2 लगातार विश्वविद्यालय, ठीक है,
विश्वविद्यालय जो है वो कहां स्थापित है? ये लगातार 2 परीक्षा में आरपीएससी ने पूछा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा और एक आरएएस के एग्जाम में पूछा। तो ये 2 सवाल है, एक ही सवाल 2 बार पूछा। ये कौशल विश्वविद्यालय जो है प्यारे दोस्तों वो जयपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। लेकिन अपना सवाल इससे थोड़ा अलग है। अलग क्या है? जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना बजट में की गई। और यह कौशल कहां स्थापित किया जाएगा? तो देखिएगा, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या उपरोक्त सभी जगह कहां पर स्थापित करने की बजट में घोषणा हुई है, ठीक है। अब तक जितने भी जवाब आए हैं उसमें से देखते हैं। भूपेंद्र जी आपका एकदम सही है, बाकी अभी तक सही जवाब नहीं आ रहे हैं। 4 इसका सही जवाब प्यारे दोस्तों जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी जगह, डूंगरपुर में भी, प्रतापगढ़ में भी, उदयपुर में, इन 3 जगह क्या किए जाएंगे? आपके कौशल विकास केंद्र किन के लिए? जनजाति जो समुदाय है ना, उन जनजाति समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उनको क्या प्रदान करने के लिए? प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और उदयपुर में, यानी सभी उपरोक्त जो हैं वो सही हैं। ये सही जवाब होगा। इसकी घोषणा बजट में राज्य सरकार ने की है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने, बजट 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने इनामी राशि प्रदान करेगी? मैंने ये 3 कैटेगरी आप लोगों को बताई थी कि गोल्ड वाले को कितने मिलेंगे, सिल्वर वाले को कितने मिलेंगे और ब्रॉन्ज वाले को कितने पुरस्कार मिलेंगे। आज जरा मुझे जवाब दीजिएगा आप। मैंने इस सवाल पूरा विस्तार से आपको कराया था, पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, सब बातें मैंने विस्तार से पहले क्लास में कर ली है, ठीक है। ये सीताराम जी आपको यूट्यूब पर अपलोड मिलेगी क्लास, तो वहां आप दोबारा इस क्लास को देख सकते हो। बोलिए जरा, 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, कितने रुपए हैं वो कौन से विजेता को? मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, मैंने कराया पूरा विस्तार से। सिर्फ स्वर्ण पुरस्कार विजेता को कितने रुपए मिलेंगे? अभी सिर्फ मुझे इतना ही जवाब दे दीजिए आप पहले। 1 करोड़ या 80 लाख या 60 लाख या 50 लाख। वैसे मैंने पूरा कराया कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है उन विजेताओं को कितने कितने रुपए अब मिलेंगे, कितने रुपए पहले मिलते थे, सब विस्तार से मैंने पहले आपसे चर्चा कर रखी है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों 1 करोड़ रुपए। अब अगर आप लोग कॉमनवेल्थ का कोई गेम खेलते हो या एशियन गेम आप खेलते हो, तो राज्य सरकार, अगर आप गोल्ड मेडल जीत कर लाते हो तो राज्य सरकार की तरफ से आपको 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये जानकारी। इसके अलावा आपको पहले भी बता दिया, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा भी लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ प्यारे दोस्तों कि आपको 1 करोड़ रुपए के साथ साथ सरकारी नौकरी भी पाने का मौका मिलेगा। तो एकदम सही जवाब होगा इसमें 1 करोड़ रुपए। बाकी सब के लिए आप पीछे की क्लास देख लीजिए, वहां सारी जानकारी मैंने दे रखी है। अगला सवाल देखिएगा, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की क्या की गई है? घोषणा बजट में की गई है। जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो, ठीक है, क्या किया जाएगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा ये एक्सपो, यानी एक सम्मेलन आयोजित करा जाएगा। सीधी सी बात ये जो होगा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के नाम से किया जाएगा। इसका आयोजन जो है बजट में इसकी घोषणा हुई, कहां किया जाएगा इसका आयोजन आपको ये बताना है। जयपुर में होगा, कोटा में होगा, उदयपुर में होगा या जोधपुर में होगा? इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सवाल एकदम आसान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिस सम्मेलन का नाम क्या होगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो। इसका आयोजन जो है इसके करने की घोषणा तो बजट में हुई, लेकिन आपको बताना है इसका आयोजन कहां किया जाएगा, ठीक है। तो सब साथी जो जवाब दे रहे हैं उन सब का गलत है, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ एक ही जगह राजस्थान में है जहां पर ऐसा काम किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा प्यारे दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में क्या किया जाएगा? बजट में ये घोषणा कर दी कि हम राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन करेंगे, लेकिन कहां करेंगे इस बार? उसको जयपुर में ही नहीं, उसको जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? जयपुर नहीं, क्या होगा? जोधपुर होगा। अगला सवाल सुनो। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु किस दिन को नो बैग डे
घोषित किया गया है? बोलो जरा। ये इस बार गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री बने, उनके बाद उन्होंने ये घोषणा की कि बच्चों को नो बैग डे क्या कर देंगे घोषित। और गोविंद सिंह डोटासरा की वो बात भगवान ने भी सुन ली और 6 महीने से बच्चे घर ही बैठे, नो बैग डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है पूजा जी, दोनों का मिलाकर आएगा, उसमें सब चीजें पूछी जाएगी, आप लोग इसके बारे में निश्चिंत रहे। अकेला राजस्थान का करंट अफेयर्स आपसे किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग तय मानकर सुन लेना मेरी बात। यानी आपसे किसी भी परीक्षा में केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप अपने मन से इस भ्रम को दूर कर दीजिए। आपसे सब प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और सभी प्रकार का, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो राज्य का हो, सबको मिलाकर सवाल आते हैं। राजस्थान की मुख्यतः योजनाएं और ये जो बजट होता है उसके संबंध में सवाल आएंगे। जो बड़ी घटना है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे लेना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? महीने का प्रथम कार्य दिवस सोमवार होगा या शनिवार होगा या रविवार होगा? तो प्यारे दोस्तों, प्रत्येक शनिवार को है ना, प्रत्येक क्या होगा? शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को सरकारी विद्यालयों में बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, मुझे ऐसा लगता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो वैसे ही नहीं होती, और शारीरिक और उनका मानसिक जो विकास है उसको और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे और घोषित कर दिया। उसके बाद आ जाएगा रविवार, तो बच्चों को पढ़ने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, कोर्स कहां से होगा? नो बैग डे कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक शनिवार लिखा आएगा ना, वो एकदम सही जवाब है। प्रत्येक शनिवार या शनिवार को नो बैग डे सरकारी विद्यालयों में आएगा। ठीक है, बच्चों को कोई प्रकार की बुक लेकर नहीं जानी है, कोई पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर सवाल आपके सामने है, जरा पढ़िएगा। नवीनतम बजट के अनुसार राज्य के निम्न में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो देखिएगा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, एमएनआईटी जोधपुर और इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। इनमें से ऐसा कौन सा महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनको विश्वविद्यालय स्तर की क्या करेंगे? हम सुविधाएं प्रदान करेंगे, ऐसे कॉलेजों को हम अपग्रेड कर देंगे। तो इसका सही जवाब बोलो जरा। नो बैग डे का मतलब है आपको विद्यालय में बैग लेकर नहीं जानी है, बस इतना सा है। उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, इतना ही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है अनिल कुमार जी, बढ़िया बात है, हम राय नहीं दे रहे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। चलो इसका सही जवाब बताइए। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्यारे दोस्तों जोधपुर में है ना, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या करने के लिए? विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की। जोधपुर में है और मुख्यमंत्री जी भी कहां से आते हैं? जोधपुर से आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? एमबीएम इंजीनियरिंग जो कॉलेज है, उस एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में क्या किया जाएगा? विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में। तो ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, वो है निम्न में से किस परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा नवीनतम बजट में की गई है? परिवहन कार्यालय लिखा है मैंने, परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्या करने के लिए? तब्दील करने के लिए, उसका अपग्रेडेशन करने के लिए, उसे क्रमोन्नत करने के लिए घोषणा नवीनतम बजट 2020-21 में की गई है। पिपाड़ शहर जोधपुर का, कामा भरतपुर के परिवहन कार्यालय का, या मलसीसर झुंझुनू के कार्यालय का, या उपरोक्त सभी कार्यालयों को करने का फैसला किया गया? इसका सही जवाब आपको देना है। ठीक है, चलो स्क्रीन से अलग हो जाते हैं, आप लोग बताइएगा जरा, किसको जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने का फैसला बजट में ले लिया गया है सरकार के द्वारा? परिवहन कार्यालय पहले तो साधारण था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके जिला परिवहन कार्यालय बना दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों पिपाड़ जोधपुर का जो है ना, उस जोधपुर के परिवहन कार्यालय को, उस परिवहन कार्यालय को क्या बना दिया जाएगा, जिला परिवहन कार्यालय का दर्जा मिल जाएगा। ये कहाँ है, पिपाड़ शहर में है, जोधपुर में स्थित है ये। इसकी घोषणा बजट में मुख्यमंत्री ने की है, तो पिपाड़ शहर के परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बजट 2020-21 में घोषित राजीव @ फंड के अनुसार निम्न में से असत्य कथन क्या होगा, ये बताइएगा। राजीव @ फंड जो है ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस समय सवाल का फॉर्मेट दूसरा था, आज सवाल का फॉर्मेट दूसरा है। युवाओं को स्वरोजगार व स्टार्टअप के लिए 75 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। किसके लिए, युवाओं को क्या प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार और स्टार्टअप प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अगला, इसके लिए राज्य सरकार 75 संस्थाओं से क्या करेगी, इस प्रकार के स्टार्टअप को जारी करेगी। 75 संस्थाओं में स्टार्टअप जारी किए जाएंगे। युवाओं को इसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। दो चीजें एक साथ आ गई है, अब आपको समझना है कि इनमें से बताना है आप लोगों को इसका सही जवाब क्या होगा। असत्य कथन पूछा है आपसे, इनमें से गलत क्या है वो बताना है, ठीक है ना। सारी चीजें जो इस सवाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। वो क्या है, 75 जो बजट 20-21 का है, ये सवाल पहले मैं ला चुका हूं, लेकिन उस समय इसका फॉर्मेट दूसरा था। अब उसमें जो बची हुई बातें थी वो आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो राजीव @ 75 जो है, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है अब आपको। तो एकदम सही है, युवाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा सुनिए, इसमें क्या किया जाएगा, 75 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके बाद राज्य सरकार जो है वो 75 संस्थाओं में ऐसा कार्यक्रम यानी स्टार्टअप जारी करेगी। इसका मतलब सीधा सीधा है, इसमें युवाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, इसमें युवाओं को प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सिर्फ उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करना और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यहां प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। पहले से जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनके स्टार्टअप को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पुनीत जी वही मिलेगी, ठीक है। हाँ, स्वरोजगार व स्टार्टअप के लिए 75 करोड़ रुपए, यानी ये पहले दोनों कथन आपके क्या है, एकदम सही है। इनमें आपको प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी या सी होगा, या केवल बी होगा, या केवल सी होगा, या सभी असत्य हैं। इनमें से आपको बताना है। यहां देखो, यहां एक शब्द लिख रखा है मैंने, असत्य। जब भी सवाल करंट अफेयर्स का हो चाहे किसी का हो, इसको जब भी हल करो उस समय उसकी जो सारे कीवर्ड्स हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करिएगा। आपसे पूछा क्या गया, अधिकतर बार हमारे से गलती यही होती है, एग्जाम में हम सही से सवाल को पढ़ नहीं पाते, उस वजह से सवाल हमारा गलत हो जाता है। हाँ पुनीत जी, वही मिलेगी, वहीं आप चेक करिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, केवल सी जो है ना वो असत्य है। इसका कीवर्ड है, आपसे पूछा है असत्य क्या है, वो असत्य आपको बताना है। तो प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए ये आपका 75 करोड़ रुपए का राजीव @ 75 फंड जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये सी कथन आपका क्या है, असत्य है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। नवीनतम बजट के अनुसार राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना कहां पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। जयपुर में या जोधपुर में कर लो, यहां जोधपुर में या फिर निवाई टोंक में या टमकोर झुंझुनू में, कहां किया जाएगा। खादी प्लाजा जो है उसकी स्थापना बजट में की गई है कि हम राज्य में गांधी जयंती की जो 150वीं वर्षगांठ चल रही थी, जो 151वां हमने उनका जन्म जयंती मनाई है अभी 2 अक्टूबर के दिन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से बजट में घोषणा की गई कि खादी जो प्लाजा है, गांधी खादी प्लाजा, उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे, राज्य में जयपुर में करेंगे, जोधपुर में करेंगे, या निवाई टोंक में करेंगे, या टमकोर में करेंगे, कहाँ करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, वो होगा जयपुर। जयपुर में क्या किया जाएगा, खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। तो याद कर लेना, अच्छा सवाल बन रहा है। खादी प्लाजा, दोबारा लिख देता हूं इधर में, खादी प्लाजा कहां बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आपके जयपुर में। जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना करने की घोषणा कहां हुई थी, बजट में ये घोषणा हुई थी। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने क्या आ रहा है। अगला सवाल है, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है। इनमें से कौन सा देश है, भारत है, चीन है, नेपाल है, सऊदी अरब है। तो किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2020 की क्या मिली है, मेजबानी मिली है, आपको यह बताना है।
इसका मतलब है एशिया फुटबॉल परिसंघ जो है, एशिया फुटबॉल परिसंघ है, ठीक है, परिसंघ, उसको महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है। वो कौन सा है? ठीक है पिंटू जी, कोई सी भी ले लो, सब बेस्ट है, ठीक है। अगर आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सारी क्लास देखते हो तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एशिया फुटबॉल परिसंघ को महिला एवं एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है। ऐसा कौन सा परिसंघ है, आपको यह जवाब देना है। तो इसकी मेजबानी प्यारे दोस्तों भारत करने वाला है, ठीक है। एशिया कप 2020 की मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है प्यारे दोस्तों। किसको? भारत, इसका सही जवाब होगा। एशिया फुटबॉल परिसंघ जो है वो AFC की क्या है? फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक होता है AIFF, AII क्या होता है? F है, ठीक है। इंडियन जो फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या है? प्रफुल्ल पटेल है। इसके बारे में मैं जानकारी पहले आपको दे चुका हूं। एशिया फुटबॉल परिसंघ है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो 1979 में स्थापना नहीं, सॉरी, इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद 1979 जो है, इस वर्ष के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब भारत में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। यानी 1979 के बाद यह पहला अवसर है जब इस फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कहां होगा? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सही जवाब होगा भारत। एशिया फुटबॉल परिसंघ AIFF, प्रफुल्ल पटेल इसके प्रमुख है, उन्होंने इसमें खुशी जाहिर किया हाल ही में। तो इसका सही जवाब आपको बता दिया, भारत में आयोजित होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जून 2020 में वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? पहली बात तो 2-3 बातें आ गई है। जून 2020 में यहां नियुक्ति हुई वाशिंगटन DC में, इसका मतलब आपको मालूम है विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। 2 सवाल बन गए। फिर कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये नहीं है, कार्यकारी निदेशक जो है उनके वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? रघुवीर झांझर को, पदम सिंह चित्रा को, आलोक पंडित को, प्रदीप सलूजा को। तो इसमें देखिएगा प्यारे दोस्तों, अलग अलग जवाब सुन लीजिएगा। एक होता है आपके पास वर्ल्ड बैंक, एक होता है आपके पास में ADB बैंक, एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है वो है, एक आपके पास होता है IMF यानी इंटरनेशनल जो मुद्रा फंड जो होता है। वो 3 चीजें आपको इसमें याद करनी है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन कहाँ है? DC में है। ये बात आपको आज से पहले बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें प्रमुख के रूप में आपको मालूम होना चाहिए किसे नियुक्त किया गया हाल ही में। जो वरिष्ठ सलाहकार हैं वो इनमें से किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो राजीव, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें ADB की स्थापना कब हुई और IMF की स्थापना कब हुई। तो ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। ADB की स्थापना 19 दिसंबर को हुई थी। 19 दिसंबर 1900 आपके सामने 66 आता है। 1966 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मनीला में है। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है प्यारे दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एशिया के जो देश हैं उनका आर्थिक विकास करना है। क्या करना है? आर्थिक विकास करना है। और इसमें टोटल 68 देश मुख्यतः शामिल हैं। कितने देश शामिल है मुख्यतः? 68 देश इसमें शामिल है। इसके बाद आते हैं अपने बात IMF पर। तो IMF में पिछले दिनों कार्यकारी जो अधिकारी हैं उनके सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। सीमांचला जो दास है ना प्यारे दोस्तों, सीमांचला दास, उस सीमांचला दास को क्या किया गया? जो उनके कार्यकारी निदेशक थे उनके वरिष्ठ सलाहकार IMF में नियुक्त किया गया। किसको? सीमांचला दास को। 2-3 दिन पहले ये खबर मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके अलावा IMF में आपको मालूम है एक CEO भी है वहां, वो भारत से है। जो कौन है? गीतांजलि नाथ, गोपीनाथ है, आपको बताया होगा, ठीक है ना, गोपीनाथ। उस गोपीनाथ का नाम भी मैंने आपको पिछले दिनों बताया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, इसमें से पदम सिंह भी नहीं है, आलोक पंडित भी नहीं है, प्रदीप सलूजा भी नहीं है, रघुवीर झांझर भी नहीं है। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। आप सही नाम याद कर लीजिएगा, जिसका नाम है राजीव टोपनो। क्या है? राजीव जो टोपनो है वो वर्तमान में क्या है? इसके प्रमुख हैं। तो आपको जवाब देना है इनमें से किसको वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। तो वो है राजीव टोपनो जो है उसको वरिष्ठ सलाहकार क्या किया गया? नियुक्त किया गया। और यही पद अगर IMF में आपसे पूछे कि किसको दिया गया, तो सीमांचला दास को दिया गया। वर्तमान में वहां CEO है गोपीनाथ, जिसका संबंध कहां से है? उसका संबंध भारत से ही है प्यारे दोस्तों।
तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राजीव टोपनो होगा। इसके समकक्ष प्यारे दोस्तों आईएमएफ में कौन है? सीमांचला दास है। और एडीबी जो है 1966 में स्थापना हुई। इन दोनों की स्थापना 1944 में। वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। जुलाई 1944 में इसकी। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, आईएमएफ का भी वाशिंगटन कहाँ है? डीसी में। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, जून 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए? कॉन्फेडरेशन जो इंडिया है, ठीक है, उसको आप बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। बोलो। राजीव टोपनो याद करना, राजीव टोपनो उसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैंने पूछा है सीआईआई जिसका फुल फॉर्म है भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन कॉन्फेडरेशन जिसका पूरा नाम है, ठीक है, उसमें आप लोगों को मालूम है जून 2020 में उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? रमेश निगम को, दीपक पिलोय को, उत्तम बिरला को, उदय कोटक को। तो इसका सही जवाब क्या? देखो उद्योग परिसंघ है, ये गैर लाभकारी संस्था है प्यारे दोस्तों, गैर लाभकारी भी है, इसके अलावा गैर सरकारी भी है, ठीक है, गैर सरकारी भी है, और आर्थिक क्षेत्र में या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए ये थिंक टैंक का काम करती है। यानी सरकार को उद्योगों के संबंध में क्या प्रदान करने के लिए? राय प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ भारत की क्या है ये संस्था है। तो आपको इसका सही जवाब ढूंढना है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा उदय कोटक। उदय कोटक जो हैं वो वर्तमान में सीआईआई के क्या हैं प्यारे दोस्तों? अध्यक्ष हैं उदय कोटक जी। तो ये सारी बात बता दी। इसकी स्थापना है वो 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ना वो प्यारे दोस्तों न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। 1895 में स्थापना। गैर लाभकारी गैर सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में सरकार को सुझाव देने के लिए क्या की गई है? इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो चलिए अगली बात करते हैं। उदय कोटक याद रखना सीआईआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने जून 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? यह सवाल पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया आपसे। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया, यानी मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, जून 2020 में किया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर इनमें से एक हस्ती के नाम पर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। कल जिनकी जयंती आई थी, यानी कल के दिन जिनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर के दिन, 3 अक्टूबर के आपको बताया था कल किन का जन्म हुआ था, उसी व्यक्ति के नाम पर इसका क्या किया था प्यारे दोस्तों? जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। किसने? जनसंघ, जो आज बीजेपी है उस बीजेपी के कर्णधार माने वाले, जनसंघ की स्थापना करने वाले ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये मैंने आपको हिंट दे दिया इस सवाल का, उनके नाम पर कोलकाता जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है। फिर भी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, देखिएगा। इसका सही जवाब होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन कल ही के दिन आया था और मैंने इनके बारे में सारी बातें की थी। जनसंघ की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इनके नाम पर नए पोर्ट का, जो कोलकाता पोर्ट था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया। चलिए देखिएगा 50वां सवाल आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की? अब इसके संबंध में भी हिंट दूंगा, पहले ये सुन लीजिए। पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना, पीएम स्वर्णिम योजना। इसकी हिंट ये है कि इस योजना से जुड़े हुए जो लोग थे उन लोगों से मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या की थी? बातचीत की थी। 5-7 दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना के जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों के लिए इस प्रकार की बातचीत की थी। ठीक है, तो जरा जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2020 में छोटी दुकान चलाने वाले, जो रेडी लगाने वाले हैं या छोटी दुकान के जो मालिक हैं, उन मालिकों के लिए इस प्रकार की योजना शुरू की। उस योजना का आपको नाम बताना है। बोलिए जरा, बताइए सही जवाब क्या होगा? पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना, पीएम स्वर्णिम योजना। तो इसका सही जवाब होगा 50वें में बी आएगा प्यारे दोस्तों। पीएम स्वनिधि योजना जो है, इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी जून 2020 में। ठीक है, और छोटी दुकान चलाने वाले जो लोग हैं उनको कोरोना महामारी के जो प्रकोप आया उस प्रकोप में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको ऋण की व्यवस्था प्रदान करने के लिए, पैसा उधार लीजिए बस आप तो, ठीक है, इस व्यवस्था के लिए क्या किया गया?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। चलो अगला सवाल देखिए क्या क्या है। 51 नंबर सवाल है, जून 2020 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तेजपाल सिंह को, कोपल श्रीवास्तव को, अश्विनी भाटिया को, आयुष सिंघल को। जो एसबीआई है ना प्यारे दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक पूछ रहा हूं, ठीक है, नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया एसबीआई का। ठीक है, तो आपको देखना है एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हो चुकी थी। 1955 को इसकी स्थापना हुई। कहां हुई है? इसका मुख्यालय जो है ना प्यारे दोस्तों वो मुंबई में है। मुंबई में इसका क्या है? प्रधान मुख्यालय। ठीक है, इसके एक है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन या चेयरपर्सन, ये चेयरमैन प्यारे दोस्तों रजनीश कुमार है, रजनीश कुमार है। अब आपको जवाब देना है कि इसके प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया। कुल मिलाकर अब इसमें 4 जो है ना वो क्या हो चुके हैं? प्रबंध निदेशक हो चुके हैं। ये चौथे प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया जी बने हैं। पहले से इसमें 3 कार्यरत हैं, अब अश्विनी भाटिया और आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। देखिएगा आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, तो आपके सामने अंतिम सवाल आना था लेकिन आया नहीं, 51 ही सवाल रह गए, कोई बात नहीं है प्यारे दोस्तों। अब देखिए आप लोग मुझे जरा जवाब दीजिए अपने अपने, तब तक मैं एक सवाल और लगाता हूं आपके लिए। आप मुझे जवाब दीजिए कि कितने कितने आपके सवाल सही हुए और कितने कितने नंबर आज के टेस्ट में आप लोगों को इन सवालों में से मिले हैं। कौन सा सवाल आपका सही है, कौन सा गलत हुआ, इन सब कितने नंबर आपके आए 1 जुलाई 1935। ठीक है, बोलो जरा कितने कितने नंबर आपके आए और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। तब तक आपके लिए एक सवाल और अगर है तो उसकी देख लेते हैं। इक्यावन सवाल हैं आपके लिए और एक सवाल और रख देता हूं। चलो, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। ये है आपका सवाल, देख लीजिएगा आप लोग कि 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति की सभापति किसे बनाया गया? 10वीं अनुसूची की जो समीक्षा है उसके करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना प्यारे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको इस 10वीं अनुसूची के संबंध में समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का सभापति इनमें से सीपी जोशी को बनाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीपी जोशी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 45, 34, 44, बहुत अच्छा, 48, 45, 27। चलो एक सवाल और देख लीजिएगा आप लोग, एक सवाल और रख देता हूं आपके सामने इनमें से ही। ये सवाल आपके सामने पहले भी आ चुका है कि कौन सा सही जवाब होगा इनमें से। देखिएगा मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था, फिर भी देख लो दोबारा। पुस्तक इनमें से कौन सी पुस्तक है? भारत में उद्यमिता, ये पुस्तक किसकी है? ठीक है, जिसका विमोचन 5 फरवरी 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। ठीक है ना, भारत में उद्यमिता ये पुस्तक किसकी है? 5 फरवरी 2020 को उपराष्ट्रपति जी ने क्या किया था? वेंकैया नायडू जी ने उसको इनोग्रेट किया था। उसके लेखक कौन है? कल्याण सिंह, प्रतिभा पाटिल, सतपाल मलिक या कलराज मिश्र। तो याद रखना प्यारे दोस्तों आप लोग कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी की ये पुस्तक है। तो इसका सही जवाब होगा कल्याण सिंह। भारत में उद्यमिता, 2 पुस्तक आपको बता रहा हूं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है भारत में उद्यमिता, ठीक है, भारत में उद्यमिता, ये पुस्तक भी इनकी है, उद्यमिता। इसके अलावा इनका राज्यपाल के पद पर 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई सोच और नई आयाम, नई सोच और क्या है? नए आयाम, ये पुस्तक भी इनोग्रेट की गई। नए आयाम, ये राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए इन्होंने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इस उपलक्ष्य में प्यारे दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इनकी पुस्तक का क्या किया? अनावरण किया। तो दोनों पुस्तक किसकी है? राज्यपाल की है। भारत में उद्यमिता, नई सोच और नए आयाम। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए आप लोग जरा, आपके सामने एक सवाल और रख देते हैं हम, अगर आपको आ जाए तो जवाब दे दीजिएगा।
22 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया? हृदयेश्वर सिंह भाटी। ये सब सवाल आपके हो गए। अब मैं 3 पुस्तकों के नाम आपको बता रहा हूं, जरा 3 पुस्तकों के नाम बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली पुस्तक है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। एग्जाम वॉरियर्स, बोलो। पहली पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? फिर है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 3 पुस्तकों के नाम आपसे पूछ रहा हूं। फिर अंतिम पुस्तक है द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। ये 5 पुस्तकें आज आपको मैंने याद करा दी है। ठीक है, पहली क्या है? एग्जाम वॉरियर्स, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। ये पुस्तक किसकी है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नरेंद्र मोदी जी की है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें खूब सारी एक्सरसाइज दे रखी है बच्चों के लिए। 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया जो है वो नसीम जेदी की पुस्तक है प्यारे दोस्तों। किसकी है? नसीम जेदी की पुस्तक है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। द मेकिंग ऑफ द लीजेंड जो पुस्तक है वो बिंदेश्वर पाठक की पुस्तक है। बिंदेश्वर पाठक की पुस्तक है। 5 पुस्तकों के नाम भी मैंने आपको याद करवा दिए। अब आज की क्लास को अपन विराम देने वाले हैं, तो जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो करंट की कोई भी बुक है, आप कोई सी भी मार्केट में जाइए, कोई सी भी बुक उठा लीजिए जिसमें 1 महीने का करंट अफेयर्स आ रहा है, वो बुक ले आइए। महीने भर आप पढ़ते रहिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ सुनिएगा, आपको नोट्स कैसे बनाना है, 2 सेकंड में ये बात आपके सामने रख देता हूं। आप लोगों को अपने रजिस्टर को इस तरह मेंटेन करना है। एक जगह आपको राष्ट्रीय खबर लिखनी है, एक जगह आपको अंतर्राष्ट्रीय लिखनी है, एक जगह आपको खेल की खबरें लिखनी है, एक जगह आपको सारी नियुक्तियां लिखनी है। ठीक है ना, सारी नियुक्तियां जो हो रही है उन नियुक्तियों को लिखना है। इस तरीके से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एक राज्य का कॉलम बना लीजिए राजस्थान से रिलेटेड। ये इतने कॉलम आप उसमें तैयार कर दीजिए। एक नियुक्ति का है, एक राज्य का है, एक राष्ट्रीय का है, एक अंतर्राष्ट्रीय का है, एक खेल का है, और एक जगह लिख लीजिए व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है या किसी की नियुक्ति हो जाती है या कोई नया चेहरा सामने आता है जिसके बारे में हाल ही में चर्चा हुई है, वो सब नाम इस व्यक्तिगत में लिख लीजिएगा। ये इतने कॉलम आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करिए। परीक्षा में आपको बहुत आसानी से रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी है। और रिवीजन कैसे करना है उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। कल की क्लास ठीक 5 बजे ही आपकी आरंभ होगी। कल की क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास में कुछ नई जानकारी, नए तथ्यों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।